Hi, hello everyone, welcome back to my channel Crexy with Ease. And in this video, I will be covering further illustrations of this Ind AS 116 leases, right? So, coming to illustration 28, which talks about measuring right of use receipt. So, entity Y and Z executed 12-year lease of a rail car with the following terms on January 1, 2021. Lease commencement date is 1st February 2021. Entity Y must pay entity Z the first monthly rental payment of 10,000 upon execution of the lease. एंटिटी वाई को पे करना पड़ेगा एंटिटी जेड को फर्स्ट मंथ रेंटल पेमेंट 10,000 रुपये की लीज की एग्जीक्यूशन पे. एंटिटी जेड विल पे एंटिटी वाई 50,000 कैश इंसेंटिव to enter into the lease payable upon lease execution. Entity Y incurred rupees 1,000 of initial direct costs which are payable on first February 2021. Entity Y calculated the initial lease liability as the present value of the lease payments discounted using its incremental borrowing rate. Because the rate implicit in the lease could not be readily determined, the initial liability is 8,50,000. How would lessee company measure and record this lease? So lessee company कौन है Y, वो कैसे रिकॉर्ड करेगी और मेजर करेगी इस लीज को, राइट? तो देखो आपके ऊपर ही ये जनरल एंट्री पास कर रखी है, इसमें समथिंग लाइक दैट हमें ऐसे ही करना है कुछ आंसर. ट्राई करो, फिर इसको करते हैं. तो देखो यार, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें ROU एसेट निकालना है, राइट? अब मेरे पास क्या है, लीज लाइबिलिटी है मेरे पास, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आउटस्टैंडिंग लीज पेमेंट्स होती है जो लस्सी मेक करते हैं यूजिंग द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट. जो कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट नहीं था, उन्होंने मतलब जो ये दे रखी है 8.5 लाख ये दे रखी है, राइट? अब लेसर सप्लायर एनी लीज पेमेंट मेड ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट डेट, हमें 10,000 रुपये की यहाँ पे पेमेंट करनी है और उसमें से इंसेंटिव लेस जो रिसीव हुए होंगे. 50,000 रुपये का इंसेंटिव लेसर हमें देगा, 10,000 रुपये की पेमेंट हमें से करनी है, तो 40,000 रुपये में मिलेंगे. तो लेसर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, लेसर अकाउंट डेबिट 40,000 से. बैंक करेक्टर कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो लेस इनकर करेगा वो 1,000 रुपये है यहाँ पे. कोई डिसमेंटलिंग की प्रोविज़न हमें नहीं मेड करना है कि हमें कुछ डिसमेंटलिंग की कॉस्ट नहीं दे रखी जो हमें इनकर करनी रहेगी फ्यूचर में, राइट? तो देखो 8,51,000 माइनस 40,000, तो हमें ROU एसेट मिल जाएगा. बैलेंसिंग फिगर एज अ डेबिट साइड, राइट? तो सेम वही 8,11,000 आ जाएगी इसमें. तो ये तो आप कर लेना है, दिस इज मतलब एंट्री वीज क्वेश्चन ही है, राइट? चलो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन इनिशियल मेजरमेंट ऑफ ROU एसेट. तो कंपनी एच लीज एन एयरक्राफ्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. कंपनी एच एक एयरक्राफ्ट लीज करती है 5 साल के लिए, राइट? The aircraft must undergo a plan check after every 1 lakh flight hours. एयरक्राफ्ट उनका कुछ अलग ही SOP बना हुआ है, ये उसको प्लान चेक कराना ही पड़ेगा हर 1 लाख फ्लाइट घंटे के बाद, राइट? एट द एंड ऑफ द लीज कंपनी एच मस्ट हैव अ चेक परफॉर्म और रिफंड द कॉस्ट टू द लीजर, राइट? लीज के एंड में कंपनी को एक चेक परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा या फिर रिफंड करना पड़ेगी कॉस्ट लेसर को, irrespective of the actual number of flight hours. What are lease payment for purpose of calculating ROU asset? क्या क्या लीज पेमेंट्स हैं ROU asset के पर्पज से कैलकुलेशन के, राइट? तो हमें वो बतानी है इसमें. तो देखो यार, इस केस में ना लीगल रिक्वायरमेंट एक इन गिवन केस द लीगल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म अ
check after every 1 lakh flight hours does not directly lead to an obligation, because as it depends on the future circumstances. However, as a check must be carried out at the end of the lease, irrespective of the actual number of flight hours gives rise to an obligation. As a result, company has to recognize the provision for the cost of final check, current value of the expected cost at the beginning of the lease term. At the same time, these costs must be incurred, including the cost of right of use asset pursuant to para 24D of India 716, right? सो इसमें कह रहा है कि देखो जो प्लान चेक है वो तो हमें 1 लाख फ्लाइट आवर्स के बाद ही करना है, राइट? तो उसका तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस कि वो 1 लाख फ्लाइट आवर्स वो फ्लाइट कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी। बट मेरे को एट द एंड ऑफ द लीज तो चेक परफॉर्म करना ही करना है एक्चुअल नंबर ऑफ फ्लाइट आवर्स का। तो वहाँ पे तो मेरी कॉस्ट आएगी ही आएगी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं क्या है ले लूँगा अपने राइट ऑफ यूज एसेट में, राइट? तो उसमें क्वेश्चन में यही बता रखा है। क्वेश्चन 30 करते हैं, राइट? लेट्स से अकाउंटिंग एंटिटी ABC लेट्स से एंटर्स इनटू अ 3-year लीज ऑफ इक्विपमेंट। 3 साल के इक्विपमेंट लीज में मैं एंटर करता हूँ। एंटिटी ABC एग्रीज टू मेक द फॉलोइंग एनुअल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैं फॉलोइंग एनुअल पेमेंट एग्री कर जाता हूँ मेक करने के लिए हर साल के एंड में। 20,000 फर्स्ट ईयर में मेड करूँगा, 30,000 सेकेंड ईयर में मेड करूँगा, 50,000 थर्ड ईयर में मेड करूँगा। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पजेज देयर आर नो अदर एलिमेंट्स टू द लीज पेमेंट्स लाइक परचेज ऑप्शंस, लीज इंसेंटिव्स फ्रॉम द लेसर और द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अज्यूम करेक्ट डिस्काउंट रेट 12% का विच इज एंटिटी ABC का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है बिकॉज द इंटरेस्ट रेट implicit in the lease cannot be readily determined. एंटिटी ABC डेप्रिशिएट करती है ROU एसेट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द लीज टर्म। एंटिटी ABC कैसे अकाउंट करेगी सेट लीज को अंडर 116, इसको देखते हैं फिर। तो देखो यार इस क्वेश्चन में ना मतलब काफ़ी सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो ठीक है। बट मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगा कि पहले स्टेप 1 जो हमारा रहेगा ना, स्टेप 1 वो रहेगा हमारा कि हमें इनिशियल ROU एसेट क्या है रिकॉग्नाइज करना है अलॉन्ग विद लीज लाइबिलिटी, राइट? अब ROU एसेट के अमाउंट और लीज लाइबिलिटी की अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी इसमें। अब ROU एसेट देखो हमारा क्या रहेगा इसमें, देखो ROU एसेट हमारा रहता है जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है जो हम लीज पेमेंट अपनी फ्यूचर में करेंगे, है ना, राइट? अब 20,000 रुपये मैं फर्स्ट ईयर में करूँगा, 30,000 रुपये सेकेंड ईयर में करूँगा, 50,000 रुपये मैं थर्ड ईयर में करूँगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर मेरे को 12% इसमें दे रखा है, तो 12% का मैं क्या है अप्लाई कर दूँगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। और क्योंकि इसमें रेट इम्प्लिसिट सर्टेन नहीं करा जा सकता इसलिए इन्होंने बोरोइंग रेट लिया है, इसको इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, है ना। प्रेजेंट वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी, तो 1 लाख रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू में 20, 30, 50 करके जो पे करूँगा उसकी आज की वैल्यू मेरे पास आ रही है 77,364, राइट? अब इसी की रिकग्निशन हो जाएगी, इसकी रिकग्निशन ROU एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर लिया और एक एसेट रिकग्नाइज कर लिया मैंने, ठीक है। देन कमिंग टू मेरी, अब देखो जो मेरा जो ये वाला इंटरेस्ट मेरा बेसिकली मैंने देखो प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाली 20,000 रुपये की मेरी 17,858 आई, 30,000 रुपये की 30,916 आई, तो 12% से मैंने इसको डिस्काउंट करा है 77,364 को। तो 12% के अकॉर्डिंग ही मेरे को अपना P&L में चार्ज ही तो करना पड़ेगा ना फ्यूचर पेमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कम पे रिकग्नाइज करा है उसको फ्यूचर पे बेसिस पे चार्ज, क्योंकि पेमेंट तो 1 लाख रुपये की गई है टोटल 3 साल में, और तो मैं प्रेजेंट वैल्यू इसको निकाल के 77,000 पे ले आया हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। 77,000 का 12% कितना होगा, ये देखो ओपनिंग बैलेंस 12% 9,289,284 आएगा। 20,000 रुपये की पेमेंट करूँगा मैं उस फर्स्ट ईयर में,
तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस इतना बचेगा, राइट। देन 66,000 का मेरा ओपनिंग बैलेंस बचा है यहाँ पे। इसका 12% निकालोगे 7,998 आएगा। देन 30,000 की पेमेंट करूँगा तो इतना बचेगा। 44,000 का मेरा ओपनिंग बैलेंस बचा जो मैंने लास्ट ईयर रिकवर करा। इसका 12% निकालूंगा 44,000 का तो 5,354 आएगा। देन 50,000 क्या है माइनस कर दूंगा। देन मेरा कुछ भी नहीं बचेगा, मेरी लाइबिलिटी खत्म यहाँ पे। लीज लाइबिलिटी की तो मेरी ऐसे रिकग्निशन हो गई। अब ROU एसेट के भी देख लेते हैं। ROU एसेट का मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा। अब देखो मैं इसकी ना आपको अकाउंटिंग एंट्री बताता हूँ कि हमने माइनस कैसे करा, मतलब प्लस कैसे करा, ठीक है। तो देखो यार मेरी यहाँ पे जो ROU एसेट थी जो मैंने इनिशियली रिकग्नाइज करा, तो मैंने करा ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, राइट। तो 77 से 64, 77 से 64। अब मैं इस पे बात कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेमेंट रहे हर साल ईयर 1 के रिकग्नाइज करूँगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, राइट। तो इतना आया था मेरा 9284 फर्स्ट ईयर का 9284। बट अब मेरे को पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 20,000 रुपये। 20,000 रुपये की मैं पेमेंट भी कर रहा हूँ। देखो ये प्लस ये माइनस ये, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये प्लस ये माइनस ये निकल गया, राइट। ROU एसेट कैसे निकलेगा देखो मेरा। अब जो मेरा ROU एसेट का ट्रीटमेंट कैसे, ROU जो एसेट है देखो, एसेट मेरा यार ये इसको मैं डेप्रिशिएट करूँगा और हमें क्वेश्चन में रखा है इसको स्ट्रेट लाइन के बेस पर डेप्रिशिएट करना है। मतलब 77 से 64 डिवाइड बाई 3, 25,000 25,788 से मैं डेप्रिशिएट करूँगा। डेप्रिशिएट टू ROU एसेट। तो देखो डेप्रिसिएशन लगा रखा है 25,788 से इतना बैलेंस निकला, फिर सेकंड में इतना, देन खत्म हो गया, राइट। और देखो हमने ये वाली एंट्री पास कर ली लीज कमेंसमेंट डेट वाले दिन। देन फॉलोइंग जनरल एंट्री भी मैंने आपको बता दिया ऐसे पास करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रू करने के लिए लीज लाइबिलिटी को यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया, लीज लाइबिलिटी टू कैश बैंक बता दिया। वैसे तीनों साल एंट्री क्या है ये वाली पास होती रहेंगी। अब ऐसे ही देखो ये दूसरे टेबल बना दी उन्होंने कि 20,000 की कैश पेमेंट हुई, उसमें इंटरेस्ट का खर्चा मेरा इतना था और डेप्रिसिएशन का खर्चा इतना था मेरा। मैंने P&L में देखो पेमेंट मेरी 20,000 की हुई ऑल दो, पेमेंट मेरी 20,000 की हुई ऑल दो, बट मैंने खर्चा जो चार्ज करा अपने P&L में वो 35,000, लगभग 35,000 का खर्चा चार्ज करा है। पेमेंट मेरी 30,000 की हुई ऑल दो, बट मैंने अपना खर्चा चार्ज करा है 33,000 का। पेमेंट ऑल दो मेरी 50,000 की हुई, बट मैंने खर्चा था P&L में कितना चार्ज कर रहा है 31। देखो कैसे इक्वल खर्चा मैं चार्ज कर रहा हूँ, मतलब लगभग इक्वल खर्चा मेरा निकल के आ रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट मेरा क्या है अप्लाई हो जाए। पेमेंट मेरी बढ़ती जा रही है, बट मैं कहीं ना कहीं जो मेरा वो है क्या बोलते हैं एक्सपेंस P&L का, वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ही रहा है, मतलब कम ही हो रहा है अगर आप देखोगे तो। ROU एसेट आपको पता ही है, ये डेप्रिशिएट 77 से 55 कैसे हुआ, 25,000 से डेप्रिशिएट हो गया। 51-25 कैसे हुआ, 25,000 से और डेप्रिशिएट हो गया। लीज लाइबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, ये हमने निकाला ही था यहाँ पे, तो यही है। आई होप यू गॉट इट। चलो देखते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यूजिंग कॉस्ट मॉडल। इलस्ट्रेशन 31। The company EFG enters into a property lease with entity H. The initial term of the lease is 10 years with a 5-year renewal option. So कंपनी है EFG, उसने प्रॉपर्टी लीज में एंटर करा एंटिटी H के साथ। इनिशियल लीज टर्म है जो लीज की वो है 10 years, जिसमें मेरे को 5 ईयर का रेन्यूअल ऑप्शन भी मिलेगा। द इकोनॉमिक लाइफ प्रॉपर्टी की 40 ईयर्स है और फेयर वैल्यू लीज प्रॉपर्टी की 50 lakhs है। कंपनी EFG हैज एन ऑप्शन टू परचेज द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फॉर 30 lakhs. The first advance annual payment is 5 lakh with an increase of 3% every year thereafter.
द रेट ऑफ इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को 9.04% दे दिया इन्होंने. NTT gives company EFG an incentive of 2 lakh payable at the beginning of year 2, which is to be used for normal tenant improvement. Company EFG is reasonably certain to exercise that purchase option. How would EFG measure the right of use asset and the lease liability of the lease term over the lease term, right? तो हमें ये निकालना है कि कैसे एंटिटी EFG मेजर करेगी ROU को और लीज लाइबिलिटी, क्योंकि वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो परचेज कर लेगी. एक तो चीज़ ये वाली है. दूसरी क्या है कि इकोनॉमिक लाइफ हमें 40 ईयर से दी. फेयर वैल्यू लीज प्रॉपर्टी हमें क्या दे दी, 50 लाख दे दी. और कंपनी EFG के पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर लेगी प्रॉपर्टी को एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फॉर 30 लाख रुपीज़. फेयर वैल्यू 50 लाख दे रखे प्रॉपर्टी की, लीज टर्म के एंड में 30 लाख रुपए मेरे को मिल जाएगी. पहली एडवांस एनुअल पेमेंट 5 लाख है, 3% हर साल बढ़ता रहेगा. इम्प्लिसिट रेट भी दे दिया, सब दे दिया. अब 2 लाख रुपए इंसेंटिव कंपनी मेरे को देगी एट द एंड ऑफ ईयर 1 अगर मैं कहूँ, और तो हमें निकालना है. ट्राई करो एंड देखते हैं. सो जो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लाइक दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू मस्ट रिवाइज इट like I think 2 to 3 times and properly solve by yourself by your hand so that you have a grip over the same question, right? So चलो देखो उस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली. देखो पहले हमें ROU एसेट निकालना पड़ेगा along with the lease liability, right? अब उसके लिए हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा. तो देखो यार, जो फेयर वैल्यू है लीज प्रॉपर्टी की वो 50 लाख रुपीज़ है और 10 साल की इनिशियल टर्म है लीज की और 5 साल का रिन्यूअल ऑप्शन है. इकोनॉमिक लाइफ प्रॉपर्टी की 40 ईयर्स है और फेयर वैल्यू लीज प्रॉपर्टी की 50 लाख है. अब कंपनी EFG का ऑप्शन भी वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए में परचेज कर सकती है. जो पहली एडवांस एनुअल पेमेंट है 5 लाख की, वो 3% से बढ़ती जाएगी. और जो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.04% का दे रखा है, राइट? तो देखो यार, पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसमें स्टेप 1 में अपना ROU का लीज लायबिलिटी सेट निकाल लेते हैं. ठीक है, वो कैसे निकलेगी? देखो हमारी जो लीज पेमेंट है वो 5 लाख रुपए की है ईयर 1 की. और देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट है वो 3% से बढ़ती रहेगी हर साल, राइट? और इसमें हमें ये भी रखा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 में NTT से हमें इंसेंटिव मिलेगा. NTT से हमें इंसेंटिव मिलेगा 2 लाख रुपए का. लेसी को 2 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, तो हम ये लेस भी करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग आर प्रेजेंट वैल्यू, राइट? देखो लीज पेमेंट 5 लाख रुपए की है फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, तो 5 लाख रुपए की है ना. तो फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग, मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पेमेंट मेरी कहाँ से शुरू होगी, बिगिनिंग से शुरू हो रही है मेरी पेमेंट, राइट? क्योंकि मेरे को एडवांस पेमेंट करनी है 5 लाख रुपए की, तो मैं मेरी बिगिनिंग से पेमेंट शुरू होगी. तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हेयर, राइट? तो 5 लाख रुपए की इनिशियल पेमेंट है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा. देन प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट कितनी आ जाएगी, 5 लाख रुपए. ये इतना तो समझ आता है अपने को, इतना तो क्लियर है. ईयर 2 में क्या है, देखो ईयर 2 में मैं आपको कैलकुलेटर पर बताता हूँ. 5 लाख रुपए का तो मेरा क्या है पेमेंट. अब इसमें 5% मेरा क्या लगेगा, सॉरी 3%. 5 लाख रुपये अगर पेमेंट है ही, 3% इंक्रीमेंट होगा, मतलब 5,15,000 का मेरे को ईयर 2 के बिगिनिंग में क्या है पेमेंट करनी है. ईयर 2 के बिगिनिंग में मेरे को 5,15,000 रुपये करनी है. बट मेरे को यहाँ पे 2 लाख रुपये का क्या मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है NTT से, तो मैं वो लेस करूँगा. 3,15,000 आ जाएगा, 3,15,000 आ जाएगा, ठीक है? ये 3 लाख रुपये 15,000 लिखा हुआ है, राइट? अब एनुअलिटी फैक्टर क्या रहेगा, ईयर 2 का बिगिनिंग मतलब ईयर 1 का एंड. ईयर 2 का बिगिनिंग मतलब ईयर 1 का एंड. तो आप निकालोगे 9.04 प्लस 9.04 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू. तो ये ईयर 1 का एंड मतलब ईयर 2 का बिगिनिंग. तो ईयर 2 के बिगिनिंग का मेरा 0.92 आ जाएगा. 0.917 आ रहा है, तो 0.92 में इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, राइट? राउंडिंग ऑफ आपको पता ही है.
0.92 आ गया, देन 2,89,800 मेरी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू आ गई लीज पेमेंट की। अब ईयर 3 के बिगिनिंग में हूँ मैं, तो देखो यार 5 लाख मेरी कितनी पेमेंट थी, 5,15,000 का मेरा निकल के आया था, 5,15,000 का निकल के आया था। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3% 5 लाख का बढ़ेगा, ना कि 3,15,000 रुपया 5% लगाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट टू। तो 5,15,000 रुपये अगर मैं 3% लगाऊंगा तो इतना हुआ मेरा 15,450, राइट। तो 5,30,450 आ गया, क्योंकि मेरा ईयर 3 का बिगनिंग मेरे को क्या है, पेमेंट करनी है। अब उस पर आप वही वैसे निकालोगे, ईयर 2 का, ईयर 3 की बिगनिंग मतलब ईयर 2 की एंड, 0.84 आप निकाल लोगे, मतलब ये तो आप लिख लो सारा एक साथ निकाल के, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लीज पेमेंट भी आप लिख लो, जैसे इसका फिर इसका 3% निकालोगे इतना आएगा, इसका 3% करोगे इतना आएगा, 3% करना है बस आपको आगे फिर। तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद ईयर 10 तक आपकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी लीज पेमेंट की लेस, और उसमें आपने लीज इंसेंटिव में क्या है माइनस कर दिया, तो लगभग मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी 37,39,648, राइट। अब यार इन्होंने ना इसमें एक चीज़ हमें और बोली है कि कंपनी EFG को मतलब अनसर्टेन है कि मैं एट द एंड ऑफ ईयर 10 प्रॉपर्टी परचेज करूँगा ही करूँगा, एट द एंड ऑफ ईयर 10 में प्रॉपर्टी क्या है, परचेज करूँगा ही करूँगा, राइट। तो मेरे को तो अगर जब मैं प्रॉपर्टी परचेज करने का ऑप्शन सर्टेन हूँ, तो मेरे को वो भी वैल्यू क्या है लीज पेमेंट में क्या है ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी भी तो पेमेंट जाएगी ना 10 साल के एंड में, उसकी भी तो जो 20 लाख रुपये 30 लाख रुपये पेमेंट है वो भी तो जाएगी ना। तो 30 लाख रुपए का प्रेजेंट वैल्यू 9.0, देखो अब ये ना, अब ये वाला मत ले लेना गलती से भी, ये वाला मत ले लेना, ये आपको, क्योंकि ये ईयर 9 के एंड का है, मतलब ईयर 10 के बिगिनिंग का है ये वाला, आपको ईयर 10 के एंड का निकालना है, तो 0.42 आएगा, वो आप कैलकुलेटर पे कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। देन आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई परचेज ऑप्शन की, वो 12,60,000 आ गई, राइट। क्वेश्चन में भी लिख दिया, द डिस्काउंट रेट फॉर ईयर 10 इज डिफरेंट इन द अबव कैलकुलेशन बिकॉज इन द अर्लियर वन इट इज बिगिनिंग ऑफ ईयर 10 एंड द लेटर वन इट इज एंड ऑफ द ईयर 10, राइट। तो ऐसे हो गया। तो आपकी जो लीज, देखो राइट ऑफ यूज एसेट क्या हो गया, जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू होती है लीज पेमेंट की, प्लस डायरेक्ट जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है जो भी मैं बियर कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी अदर पेमेंट कर रहा हूँ एडवांस में, वो भी आएगी, प्लस जो परचेज ऑप्शन अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो उसकी पेमेंट और आएगी। तो 37,39,648 तो मेरी क्या है प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की, प्लस 12,60,000 मेरी किसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो 49,99,648 आ गई मेरी वैल्यू। तो ये मेरा ROE हो जाएगा, ये मेरा ROE हो जाएगा। और इन्होंने 50 लाख को 50 लाख पे बेसिकली कर लिया कि 50 लाख ये लोग क्या है मान रहे हैं, तो 50 लाख पे ROE बन गया, 50 लाख पे क्या है लीज लाइबिलिटी बन गई। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन। As per India's 116 company, EFG would first calculate the lease liability at the present value पे निकाली हमने एनुअल लीज पेमेंट की, लेस द लीज इंसेंटिव जो हमने पे करा है ईयर 2 में, प्लस द एक्साइज ऑफ प्राइस ऑफ द परचेज ऑप्शन यूजिंग द रेट जो इम्प्लिसिट है लीज में, और रेट इम्प्लिसिट क्या रखा है 9.04%। हमारी लीज लाइबिलिटी निकल गई। राइट ऑफ यूज एसेट इज इक्वल्स टू द लीज लाइबिलिटी बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया कि हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की, या कंपनी ने कोई खर्चा करा है, या लीज पेमेंट की, या फिर बिफोर और एट द कमेंसमेंट डेट, या फिर लीज इंसेंटिव की। हमने लीज इंसेंटिव की क्या पेमेंट एडजस्टमेंट कर दी है, राइट। बट लीज कमेंसमेंट डेट से पहले वाली हमें कोई लीज इंसेंटिव वाली क्या है एडजस्टमेंट नहीं करनी। ये चीज़ इसमें क्या है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीज इंसेंटिव की जो पेमेंट है हमारी वो ईयर 2 के एंड में, मतलब ईयर 2 के बिगिनिंग में, मतलब ईयर 1 के एंड में हमें मिलेगी कंपनी से। तो ये वाली कोई नहीं करनी, लीज पेमेंट वाली भी नहीं करनी जो लीज कमेंसमेंट डेट से पहले या उसके टाइम पे हुई हो। डायरेक्ट कॉस्ट जो कंपनी ने उस टाइम पे नहीं करी उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो राइट ऑफ यूज एट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, तो आपकी एंट्री पास हो गई। सिंस द परचेज ऑप्शन इज रीजनेबली सर्टेन, क्योंकि परचेज ऑप्शन तो EFG अमोर्टाइज करेगी, राइट। क्योंकि देखो परचेज ऑप्शन, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि अगर देखो मेरे को पता है प्रॉपर्टी परचेज करूँगा तो मैं जो डेप्रिसिएशन है ना वो 10 साल पे नहीं लगाऊंगा, 10 या 15 साल पे नहीं लगाऊंगा रेन्यूअल ऑप्शन को कंसिडर करते हुए। अगर 15 साल में माना 15 साल में लगेगी, मेरी लगेगी 40 साल पे, क्योंकि मेरे को पता है मैं प्रॉपर्टी के एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक जो मेरी लीज टर्म है वो परचेज करूँगा। तो 40 साल पे मैं अपनी ये राइट ऑफ यूज एसेट मतलब 50 लाख रुपये को 40 साल में डेप्रिशिएट करूँगा, मतलब इन द सेंस 50 लाख डिवाइड बाई 40, मतलब इतना 1,25,000 मेरा डेप्रिशिएट होता रहेगा हर साल।
ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वन ऑफ द। तो एनुअल अमोर्टाइजेशन मेरा कितना निकल के आ जाएगा, तो डेफिनेशन नहीं अमोर्टाइजेशन 1,25,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी पे कैलकुलेट होगा एज शोन इन द टेबल। दिस टेबल इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ड्यूरिंग लीज टर्म इंक्लूडिंग द लीज इंसेंटिव पेड बाय द एनटीटी एच। तो हमें टेबल दे रखी है, उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कैलकुलेट किया जाएगा। इस टेबल में सारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं जो कि लीज टर्म के ड्यूरिंग होंगे, इंक्लूडिंग जिसमें लीज इंसेंटिव भी आ रही है जो एनटीटी एच ने पे करी है, और कंपनी ईएफजी का परचेज ऑप्शन भी आ रहा है, राइट। तो देखो यार अब ये निकला कैसे, ये क्वेश्चन, ये टेबल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम समझते हैं यहाँ से। तो देखो पेमेंट हमारी, देखो पेमेंट जो ये वाला है ना, ये पेमेंट तो हमने पहले निकाल ही ली है। जो ये वाली टेबल दिख रही है ना आपको, ये पेमेंट वाली तो है, लीज पेमेंट वाली, तो ये तो आपको ऐसे ही लिखनी है, इसमें तो कुछ नहीं करना ऊपर नीचे। 5 लाख ये आपको सेम मिलेगी, और इसमें ईयर टर्न का भी उन्होंने ऐड कर दिया है, ईयर टर्न का भी क्या है ऐड कर दिया है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये कम्स आउट टू 85,31,940, बट आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। 633,652 530 31 मैच कर लेते हैं, 562 579 597 614 633 652 एंड देखो 30 लाख का इन्होंने पेमेंट ऐड करी है, जो हम ईयर 10 के एंड में मेड करी है, मतलब ये वही पेमेंट है। तो अब आपको बना 12 लाख 60,000 नहीं लिखना, बस ये वाला, हाँ ये वाला पॉइंट ध्यान देने वाला है, 12 लाख 60,000 नहीं लिखना, आपको 30 लाख लिखना है ईयर 10 के एंड में, क्योंकि आप ईयर 10 पे तो 30 लाख ही पे करोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट अमोर्टाइज होता जाएगा, मतलब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस हर साल क्या है 4 साल जाओगे 12 लाख 60,000 पे, तो वो ईयर 10 के एंड में 30 लाख हो जाएगा कहीं ना कहीं। देन जो हमने प्रिंसिपल पे करा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रिंसिपल जो हमने पे करा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट। फिर हमारा इंटरेस्ट पेड कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, लीज लायबिलिटी कितनी है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमारा कितना है, देन हमने लिख दिया पेमेंट एट बिगिनिंग कितनी करी है हमने, जो हमें पता है कितनी करेंगे हम, यहाँ पे ईयर और डाल देते हैं, ईयर और डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। देन हमें पता है कि बैलेंस हमारा बिगिनिंग में कितना पता चलेगा बचेगा, देन इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर देंगे, देन हमारी क्या है क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, राइट। क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या है निकल के आ जाएगा, राइट। तो देखो अब इसके थ्रू ही हम इसको समझ सकते हैं इजी तरीके से। देखो 50 लाख का हमारा क्या है, हमें पता है कि 50 लाख की हमारी लीज लायबिलिटी निकल के आ रही है, ठीक है। और इसमें हम 5 लाख रुपए की ईयर 1 के बिगिनिंग में ही क्या है पेमेंट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो मेरा इंटरेस्ट है, देखो पर 50 लाख की, मतलब वही बता रहा था 50 लाख की हमारी इनिशियल क्या है लायबिलिटी है, 5 लाख हम ईयर 1 के बिगिनिंग में ही पे कर देंगे, तो हमारी कितनी बची लायबिलिटी 45 लाख की। अब 45 लाख पे हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि देखो हमने जो आप ये समझो यहाँ से हमने ईयर 1 के बिगिनिंग में एक ही मतलब जो हमारा पी फैक्टर था वो हमने 1 ही लिया था, हमारी जो एक्चुअली स्टार्ट हुई है वो 3,15,000 से स्टार्ट हुई है इंटरेस्ट वाली अमोर्टाइजेशन, राइट। तो 45 लाख का हम निकालेंगे फिर 9.04%, 45 लाख का हम क्या निकालेंगे 9.04%। तो देखो 45 लाख का जब मैं 45 लाख का जब मैं 9.04% निकालूंगा तो मेरा 4,06,800 आएगा। देन फिर मैं इसको ऐड करूँगा, इस इंटरेस्ट को ऐड करूँगा अपनी लायबिलिटी में, देन मेरा इतना 49 लाख की इतनी मेरी निकल के आएगी लायबिलिटी जो क्लोजिंग बैलेंस है। क्योंकि पता है इसमें डिफरेंस इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस ये है कि हम हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो बिगिनिंग में हमने कैलकुलेट करा है ना कि एंड में कैलकुलेट करा है। एंड वाला सिनेरियो अलग हो जाता है और ये बिगिनिंग वाला सिनेरियो इसलिए अलग हो गया है। अब फिर से मैं कितने की पेमेंट कर रहा हूँ, देखो
ईयर 2 के बिगिनिंग में मेरी पेमेंट चली जाएगी 3,15,000 की, ठीक है। 45,91,800 बच गया, देन इस पे 9.404% निकालो आप, 415098 आ गया, मतलब 99 राउंड ऑफ कर दिया, राइट। अब ईयर 2 के बिगनिंग मतलब ईयर 1 का एंड है, ईयर 1 का एंड मेरा इंटरेस्ट पे हो जाएगा कितना, ईयर 2 का बिगनिंग मतलब ईयर 1 का एंड, तो पिछले बार वाला इंटरेस्ट पे होगा जो मैंने पिछले साल अपना इंटरेस्ट क्या है चार्ज करा है ईयर 1 में, ठीक है, तो वो ईयर 2 में चला जाएगा। देन मैं इसको भी ऐड कर दूंगा, तो 50,06,899 आ गया मेरा, राइट। देन फिर मेरा फिर से कितने की पेमेंट हुई, 530,450 की, ठीक है। देन इसमें मैं निकालूंगा 9.04%, देन मेरा निकल गया है 404,671, राइट। देन इसको प्लस कर दूंगा, देन 488,1120 वही आ गया, देखो आंसर, राइट। तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, इसको माइनस करो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और देखो जो मेरा पिछले साल का इंटरेस्ट है वो मैं ऐसे नीचे लिखता जाऊँगा, बस वही करना है आपको। इंटरेस्ट आपका इतना आगे, टोटल इंटरेस्ट आपका सेम ही आएगा, प्रिंसिपल जो आपने पे करा है बिगिनिंग ऑफ ईयर में 50 लाख का ही आएगा, राइट। और पेमेंट टोटल आपने 85 लाख की करी है, वो तो आपने करी ही है, ठीक है। So although the lease was for 10 years, but the asset had an economic life of 40 years. When company EFG exercised its purchase option at the end of 10-year lease, it would have fully extinguished its lease liability, but continually depreciating the asset over the remaining useful life. तो although उसने fully exchange कर ली अपनी लीज लाइबिलिटी, बट उसने continually क्या डेप्रिशिएट करती रही रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे लीज को, ये भी है। तो लीज लाइबिलिटी तो मेरी क्या है, खत्म हो गई, इसमें लीज लाइबिलिटी तो मेरी खत्म हो गई 50 लाख की, ठीक है। बट जो बाकी 30 लाख रुपए बचे या जो और डेप्रिशिएबल अमाउंट बचा, वो अमोर्टाइजेबल अमाउंट बचा, वो मैं अमोर्टाइज करता रहूँगा ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, मतलब वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स जो मैंने निकाला है 1,25,000, ठीक है, तो वैसे चलेगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये ट्राई करना चाहिए खुद से बाय हैंड, सॉल्व करो उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, तो चलो इलस्ट्रेशन 32 पढ़ते हैं। Entity W entered into a contract for lease of retail store with Entity J in on January 1, 2021। Entity W ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है लीज के लिए रिटेल स्टोर की Entity J के साथ जनवरी 21 में। द इनिशियल जो टर्म थी लीज की वो 5 साल थी, जिसमें रेन्यूअल ऑप्शन भी दिया गया था उनको एक फर्दर 3 साल का, राइट। 5 साल की टर्म थी, ठीक है, 3 साल का मेरे को रिन्यूअल ऑप्शन मिल गया, मेरे को इतना समझ आता है। एनुअल पेमेंट जो इनिशियल टर्म की थी और रिन्यूअल टर्म की थी वो 1,10,000 थी। तो इनिशियल टर्म जो इनिशियल 5 साल है उसमें तो मेरे को 5 लाख रुपए करने हैं, मतलब लाख रुपए 5 साल तक। और अगर मैं 3 साल का और एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी जो पेमेंट है वो 10,000 से बढ़ जाएगी, मतलब 1,10,000 हो जाएगी पर ईयर, राइट। The annual lease payment will increase based on the annual increase in the CPI at the end of the preceding year। Annual lease की जो पेमेंट है वो मेरी बढ़ती जाएगी किसके बेस पे, एनुअल इंक्रीज जो मेरा होगा CPI में हर preceding ईयर के एंड में, मतलब CPI के बेस पे मेरी क्या इंक्रीमेंट होती जाएगी लीज पेमेंट की। जो पेमेंट है वो ड्यू है 1 जनवरी 2022 को, मतलब 1 साल बाद, मतलब एंड में विल बी बेस्ड, और जो वो किससे बेस होगी, जो CPI उसके एक दिन पहले था, 31 दिसंबर 2021 को जो था। एंटिटी W की जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है लीज इंसेप्शन डेट पे, और एज एट 1 जनवरी 2024 वो 5% एंड 6% क्या थी रिस्पेक्टिवली थी, मतलब 2024 को 5% थी, और सॉरी लीज इंसेप्शन डेट मतलब कब थी हमारे 2021 में, 1 जनवरी 2021 को तो 5% की, 2024 को क्या हो गई 6% हो गई, राइट। और CPI लीज कमेंसमेंट डेट पे और 2024 में क्या थी 120 एंड राइट एंड 125 रिस्पेक्टिवली। एट द लीज कमेंसमेंट डेट Entity W did not have a significant economic incentive to exercise the renewal option, मतलब renewal option को exercise नहीं करेगी, इसका ये माइंड है। In the first quarter of 2024 Entity W installed unique lease improvements into the retail store with an estimated 5-year economic life,
NTW determine that it will only recover the cost of improvement if it exceeds the renewal option, creating a significant economic incentive to extend, right? अब उनको बाद में उन्होंने कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करी रिटेल स्टोर में 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो मेरे को रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अगर मेरे को जो मैंने इम्प्रूवमेंट करी है उसको मेरे को बेनिफिट पूरा एक्सरसाइज करना है, तो क्या उनको रीविजिट करनी पड़ेगी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में, बताओ सोच के। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो देखो यार इसमें ना ये काफ़ी लॉजिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। क्योंकि हमें ना देखो यार इसमें हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसा करा हुआ है कि रीमेजरमेंट करनी है या नहीं करनी। वो रीमेजर तो NTW करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो रीजनेबली सर्टेन नहीं था कि वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, बट वो रीजनेबली सर्टेन है तो यस वी हैव टू डू रीमेजरमेंट, बट इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम बताएंगे। क्वेश्चन ने तो बस यही पूछा है ऑल दो, बट आई से कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दे रखा है, तो यस वी हैव टू डू द सेम। सो देखो पहले तो हम इसमें पहले आप ये मानो कि हम रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन में आप यही मानो कि पहले तो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा, उसके बेस पे आप ROU एसेट और लीज लायबिलिटी अपनी निकाल लो, वो सिंपल है, आपको निकालना आता ही है। ईयर 1 से 5 लेना है आपको, 5 साल की लीज थी, राइट। एंड लीज पेमेंट मेरी कितने की थी, लीज पेमेंट थी मेरी 1 लाख रुपीज़ की, 5 लाख रुपए की लीज पेमेंट करनी थी मेरे को। अब प्रेजेंट 5% का मेरे को दे रखा है, मतलब उन 5 साल मेरा 5% चलेगा, राइट। तो 5 साल का आप क्या है निकाल लो, तो आप 5% 5 साल का निकालोगे तो क्या होगा 952907863 एंड 822, ये निकाल लोगे देन आप ही कर लोगे, बस मल्टीप्लाई करना है, देन आपका ये लीज लायबिलिटी आ जाएगी कमेंसमेंट डेट पे, और ये आपका ROU एसेट भी क्या है हो जाएगा। देखो वही है, उन्होंने टेबल दे रखी है, इनिशियल वैल्यू, लीज पेमेंट, इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस। तो लीज लायबिलिटी में आपका बनेगा ही बनेगा। ROU एसेट क्या होता है डेप्रीसिएशन, एसेट क्या होता है डेप्रीशिएट होता है, अमोर्टाइज होता है। इनिशियल वैल्यू, डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस। 454 लिख रहे हैं इनिशियल वैल्यू, लीज पेमेंट मेरी 1 लाख रुपए की हो जाएगी ईयर 1 के एंड पे, और 5% का क्या मेरा इंटरेस्ट भी लग जाएगा, तो 4,54,- 1 लाख इंटू 5% 17,770 प्लस इसको प्लस कर दो, देन आपका ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ 4,54,600 1 लाख की मेरी पेमेंट हो गई, इसमें से इस पर कितना लग गया 5% का मैंने अमोर्टाइजेशन कर दिया इंटरेस्ट का, प्लस करके इतनी आ गई वैल्यू। देन फिर इसमें मेरी सेकेंड ईयर के एंड में पेमेंट हुई, देन इस पर मेरा 5% लग गया, देन प्लस हो गया, देन फिर से 1 लाख रुपए की थर्ड ईयर में पेमेंट हुई, देन इस पर 5% लग गया, देन प्लस कर दिया, तो 195,244 मेरी क्या आ रही है ईयर 4 के बिगिनिंग में। मेरे को ईयर 4 तक इससे निकालना है, ईयर 4 के बिगिनिंग में ही फर्स्ट क्वार्टर में ही मैंने रीअसेस करा है कि भाई मेरी जो मैं जो है एक्सचेंज रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा, तो इसलिए अब मेरे को अब उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि यहाँ ईयर 4 पे मैं स्टार्टिंग पे खड़ा हूँ, तो उसके बाद मैं रीमेजर कैसे करूँगा, उसके बाद मैं रीमेजर क्या है कैसे करूँगा। सिमिलरली मैंने ROU एसेट का निकालिए 4,600 मेरा क्या है और डिवाइड बाय कर दिया 5, तो 90,920 रुपये का मैं डेप्रीशिएशन लगा रहा हूँ 5 साल तक स्ट्रेट लाइन के बेस पे, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये मेरा 3 साल कितना लग जाएगा, इतना लगेगा, माइनस मेरी कितना था इतना था, तो मेरी 180,140 क्या है ईयर 4 के बिगिनिंग में बैलेंस आ जाएगा ROU एसेट का। अब जो करना है इसके बाद करना है मेरे को, जो करना है इसके बाद करना है। तो देखो यार अब इसमें क्वेश्चन में ये भी चीज़ बोली है, ईयर 4 के बिगिनिंग में जो हमारा बेसिकली जो पेमेंट में इंक्रीमेंट क्या है होगा वो CPI के बेस पे होगा। तो मतलब मेरी जो पेमेंट है 1 लाख, मतलब मेरा 125 का CPI ईयर 4 के बिगिनिंग में है, और ईयर 1 के बिगिनिंग में मेरा CPI 120 था, ठीक है। तो लगभग 1.04 मतलब 104% से आप कह सकते हो कि मेरा बढ़ गया, मतलब 4% से बढ़ोतरी हुई है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मेरी 1 लाख रुपए की पेमेंट जा रही थी हर साल, तो मेरा मतलब 1,04,166 की क्या है पेमेंट जाएगी अब ईयर 4 के उससे एंड से। तो
तो ईयर 4 में इतनी जाएगी, ईयर 5 में भी इतनी जाएगी, ईयर 6 में भी इतनी जाएगी, लेकिन जो सॉरी ईयर 5 में भी इतनी जाएगी। ईयर 6, 7, 8 में अब क्या होगा, मेरा रिन्यूअल ऑप्शन क्या एक्सरसाइज होगा, 3 सालों का रिन्यूअल ऑप्शन है, मैं एक्सरसाइज करूँगा। अब यहाँ पे मेरी जो पेमेंट है वो 1,10,000 और है, 10,000 से बढ़ जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है 10,000 से और बढ़ा दो, 1,14,166 हो गई, तो 6, 7, 8 में ये हो जाएगी, राइट। अब ईयर 4 के बिगनिंग से मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 से 6% हो जाएगा, क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये भी आप पढ़ सकते हो। सो ईयर 4 के बिगनिंग में तो बन ही रहेगा, ईयर 5 में इतना है, ये तो आप निकाल ही लोगे कैलकुलेटर से, देन मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 4,91,376, मतलब 5,52,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है 4,91,876 आ जाएगी ईयर 4 के बिगनिंग में, राइट। तो मेरी जो रिवाइज लीज लायबिलिटी मेरी 4,91,376 होनी चाहिए ईयर 4 के बिगनिंग से। अगर मैं देखूँ तो ईयर 4 के बिगनिंग से अगर मैं देखूँ तो मेरी रिवाइज जो है लीज लायबिलिटी 4,91,636 होनी चाहिए, बट ईयर 4 के बिगनिंग तक मेरी ओरिजिनल लीज लायबिलिटी जो मैंने रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ मैं, वो 195 है, 195 अभी आ रही है, मतलब 195 का मेरा क्या है बैलेंस आ रहा है अभी बचा हुआ, तो उसको अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे को कितना और रिकॉग्नाइज करना है, कितना और रिकॉग्नाइज करना है वो मेरा निकल के आ जाएगा, विच इज़ 2,96,132। तो ROU से डेबिट करो, लीज लायबिलिटी क्रेडिट करो, तो उसके हिसाब से आपकी क्या है ये एंट्री पास हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग लीज लायबिलिटी एंड ROU से एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीमेजर। चलो क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ते हैं। Since entity is W is now reasonably certain that it will exercise its renewal option, it is required to remeasure the lease in the first quarter of 2024. The table summarizes the information। अब उन्होंने टेबल बना दी समरी के लिए, आप भी बना सकते हो। 5 साल का है मेरा, 2 साल का पेंडिंग रहेगा। देखो इनिशियल ईयर 4 के बिगनिंग से मेरा कितना ईयर पेंडिंग है, 5 साल में से 2 साल, एंड 3 साल का मेरा रिन्यूअल ऑप्शन है ही। इनकी रेंटल बोरोइंग रेट उन्होंने कितना दे दिया, रीमेजरमेंट डेट कौन सी है मेरी, ईयर 4 की बिगनिंग 6% दे दिया मेरे को, मतलब मेरा ये इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न ही होगी मान लो। CPI मेरे को दे दिया रीमेजरमेंट डेट पे 125 और इनिशियल डेट पे कितना था 120 था, तो मैंने उसके हिसाब से भी अपनी इंक्रीज पेमेंट क्या है निकाल ली। ROU मैंने निकाल लिया 181 का, 181 का मेरा क्या है ये ईयर 4 के बिगनिंग का बैलेंस दे रखा है ROU जो हमने यहाँ निकाला है। देखो ऐसे ही लीज लायबिलिटी ईयर 4 के बिगनिंग में कितनी थी 195 to 44, ये भी हमने निकाल ली। टू रीमेजर द लीज लायबिलिटी एंटिटी W would first calculate करिए कि present value of the future lease payment for the new lease term using the updated discount rate of 6%. The following table shows the present value of the future lease payment based on an updated CPI of 125. Since the initial lease payment were based on a CPI of 120, the CPI has increased by 4.167%, right? As a result, entity W would increase the future lease payments by 4.167%. As shown in the table, the revised lease liability मेरी कितनी आएगी 491,376, right? तो ये मेरा हो जाएगा I think. So, I hope you understood it. कुछ डाउट हो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। So, lessee enters into a 10-year lease for 2,000 square meters of office space. At the beginning of the year 6, lessee and lessor एग्री करता है कि वो अमेंड करेगा ओरिजिनल लीज को फॉर द रिमेनिंग 5 years टू इंक्लूड एन एडिशनल 3,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस इन द सेम बिल्डिंग। 10 साल की लीज एंटर कर ली, ठीक है, 2,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस के लिए। ईयर 6 के बिगिनिंग में लेसी और लेसर मान जाते हैं कि वो अमेंड करेंगे ओरिजिनल लीज को फॉर द रिमेनिंग 5 years जो बचे हुए हैं, to include an additional 3,000 square meters of office space into the same building. जो additional space है वो made available for use by lessee at the end of the second quarter of year 6. Additional space है वो मेरा available कराया गया है use के लिए lessee के द्वारा at the end of second quarter of year 6. The increase in total consideration for the lease is commensurate with the current market rate for the new 3,000 square meter of office space, adjusted for a discount that lessee received, reflecting that lessor does not incur cost that it would otherwise have incurred if leasing the same space to a new tenant, right? For example, marketing cost. How should the said modification be accounted for? जो इंक्रीज हुई है टोटल कंसिडरेशन में लीज की वो कमेंसरेट है, मैच कर दिया था करंट मार्केट रेट से नए 2,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस के
अगर मैं उसको एडजस्ट करूँ डिस्काउंट से, जो लेसे रिसीव करेगा रिफ्लेक्टिंग एंड द लेसर इट नॉट इनकर कॉस्ट एट वुड अदरवाइज हैव इनकर्ड द लेसी लीविंग द सेम स्पेस टू अ न्यू टेनेंट, राइट। तो मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है अगर वो किसी दूसरे टेनेंट को बेसिकली लेट आउट करता, और उसको नहीं इनकर करनी पड़ी बिकॉज वो उसने पुराने वाले लेसी को दे दिया, तो वो मतलब कमेंसरेट हो रही है कॉस्ट। अब मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग मेरे को बतानी है कैसे अकाउंट होगी, सोचो फिर देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Lessee accounts for the modification as a separate lease, separate from the original 10-year lease, because the modification grant करता है lessee को कि additional right कि वो use करेगा underlying asset, and the increase in the consideration of the lease is commensurate with the standalone price of the additional right of use adjusted to reflect the circumstances of the contract। इस क्वेश्चन में जो एडिशनल अंडरलाइंग एसेट है वो न्यू 3000 स्क्वायर मीटर्स का ऑफिस स्पेस है, अकॉर्डिंगली कमेंसमेंट डेट पे न्यू लीज की, जो कि सेकेंड क्वार्टर के ईयर 6 पे के एंड पे है, लेसी रिकग्नाइज करेगा एक आरओयू एसेट और एक लीज लाइबिलिटी रिलेटिंग टू द लीज ऑफ एडिशनल 3000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस। लेसी डज नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट टू द अकाउंटिंग फॉर द ओरिजिनल लीज ऑफ 2000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस, और 3000 मतलब ओरिजिनल लीज पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, एक नई जो मॉडिफिकेशन हुई है वो एक नई दूसरी तरह आर ओ की तरह क्या है रिकग्नाइज करी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया है, रिवाइज कर लेना इसको, ये रहा इसका प्रोविजन यहाँ पर, राइट। चलो भाई इलस्ट्रेशन 34 पे जाते हैं। Modification that increase the scope of the lease by extending the contractual lease term। Modification जो कि स्कोप बढ़ा देता है लीज का एक्सटेंड करके कॉन्ट्रेक्चुअल लीज टर्म को। लेसी एंटर करता है 10 साल के लीज पे फॉर 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस। द एनुअल लीज पेमेंट कितनी है, ₹1,00,000 है हर साल के एंड में। 10 लाख रुपए की पेमेंट होगी ओवर द टेन्योर ऑफ 10 ईयर। तो जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दे रखा है मेरे को लीज में, वो मैं रेडीली डिटरमाइन नहीं कर सकता। लेसी की इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कमेंसमेंट डेट पे 6% पर एनम की मुझे प्रोवाइड कर रखी है। ईयर 7 के बिगिनिंग में लेसी और लेसर एग्री करते हैं कि वो अमेंड कर लेंगे ओरिजिनल लीज को बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल लीज बाय 4 ईयर्स। अब ईयर 7 पे क्या होता है, उनके दिमाग में कुछ पकवान पकते हैं और वो बोलते हैं हम 10 साल की नहीं, हम 4 साल की और एक्सटेंड करेंगे, तो 14 साल की लीज बनाएंगे। मतलब लेकिन ईयर 7 के बिगिनिंग में, ना कि फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में, ठीक है। एनुअल लीज पेमेंट मेरा अनचेंज है, मतलब 1,00,000 रुपये का ही रहेगा, चाहे वो ईयर 7 में हो चाहे वो ईयर 14 में। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट मेरे को मतलब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दे दिया मेरे को 7% पर एनम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट नहीं है तो मैं जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट मान के क्वेश्चन क्या है सॉल्व करूँगा। अभी सेड मॉडिफिकेशन कैसे अकाउंट करी जाएगी लेसी की बुक्स में, मुझे वो बताना है, राइट। देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल पहले की तरह ही जो हमने करा था, मतलब मॉडिफिकेशन इसमें लीज में हुई है और हमें मॉडिफिकेशन हुई है उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें इसमें आरओयू में। अब एडजस्टमेंट के लिए पहले मैं यही मान के चल रहा हूँ कि लीज कभी मॉडिफाई नहीं हुई थी और मेरे को और 7th ईयर पे मॉडिफाई हुए, तो मेरे को 6 ईयर के एंड तक का पहले मेरे को निकालना पड़ेगा आरओयू का बैलेंस और लीज लाइबिलिटी का बैलेंस। लेकिन उससे पहले मैं आरओयू और लीज लाइबिलिटी तो निकाल लेता हूँ ना 10 साल की जो भी है। तो मॉडिफिकेशन डेट से पहले मैं निकालूंगा लीज लाइबिलिटी, और मॉडिफिकेशन डेट से पहले ही मैं बेसिकली कमेंसमेंट डेट की लीज लाइबिलिटी मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ कि मेरी आरओयू और लीज लाइबिलिटी क्या है निकल के आएगी। देखो भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1,00,000 रुपये की पेमेंट हुई है हर साल 10 साल तक, और 10 मतलब मेरे को ये निकालना है 10 लाख रुपये की जो पेमेंट मैं ओवर द 10 ईयर करूँगा उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, उसकी आज की वैल्यू मतलब 35,000 होगी। अगर मैं उसको 6% के रेट पे क्या है डिस्काउंट करूँ, तो अगर मैं उसको 6% के रेट पर डिस्काउंट करूँ तो मेरी 7,35,900 निकल के आएगी वैल्यू। ये आप कैलकुलेटर भी डायरेक्टली कर सकते हो। अब इतनी ही क्या है मेरी आरओयू भी क्या है रिकग्नाइज क्या है हो जाएगी, राइट।
लीज लायबिलिटी मेरी ऐसे निकलेगी बिफोर द मॉडिफिकेशन डेट 7,35,900 का मेरा क्या है, ओपनिंग लीज है, ठीक है। इस पर मैं कितना इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा, 6% का, राइट। और 1 लाख रुपए क्या है माइनस कर दूंगा, राइट। तो 6,80,054 मेरा क्या है निकल के आ जाएगा, राइट। सिमिलरली 6% का इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा, इसको प्लस करूंगा, देन 1 लाख रुपए क्या है माइनस करूँगा। ये 1 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर में क्या है पेमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे निकलते निकलते मेरी 6 ईयर के एंड पे क्या बैलेंस आएगा, 3,46,355। ऐसे करते करते मेरा इतना बैलेंस निकल के आ जाएगा लीज लायबिलिटी का बिफोर मॉडिफिकेशन डेट से, मतलब ईयर 6 का एंड मतलब ईयर 7 की बिगिनिंग, और उस टाइम पे ही मेरी क्या है मॉडिफिकेशन हुई है लीज में, तो मेरा ये भी निकल गया, राइट। अब मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी मेरे को निकालनी है। देखो ईयर 7 से ईयर 14 तक मेरी क्या है 1 लाख रुपए की पेमेंट होगी। अब उसकी अब जो मेरी वो कितने 8 सालों में 8 लाख रुपए की पेमेंट होगी, उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ क्या निकलेगी, उसकी जो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ उसकी क्या निकलेगी, मतलब ईयर 7 के एंड में पेमेंट होगी है, तो उसकी 7% के हिसाब से मेरा क्या है मेरे को निकालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि पहले 6% का दे रखा है, अब 7% का मैं क्या है लेके चलूँगा, राइट। तो 0.93 0.873 वही मेरी पेमेंट निकल के आएगी। तो ये तो मेरी ईयर 7 के एंड में होगी, तो ईयर 7 के बिगिनिंग में कितनी होगी मेरी, मेरे को तो वो निकालनी है। तो मेरे को आगे इसको लेके आना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसको मैं डिस्काउंट कर दूंगा। तो 8 लाख रुपए की जो पेमेंट है जो मैं करूँगा ओवर द टेन्योर ऑफ 8 ईयर्स, ईयर 7 के लास्ट से लेके ईयर 14 के लास्ट तक, उसकी जो आज की वैल्यू है मतलब ईयर 7 के बिगिनिंग में जो वैल्यू है वो आएगी 5,97,100, राइट। ये भी आप निकाल लोगे। अब ये मेरी नई लीज लायबिलिटी जो मतलब ये मेरी नई मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी जो मेरे को रिकग्नाइज करनी है, लेकिन कितनी मैं पहले रिकग्नाइज कर चुका हूँ, मतलब कितनी मेरी अभी लीज लायबिलिटी बची हुई है पहले जो मेरी मॉडिफिकेशन डेट पे है, वो 3,46,355 मेरी क्या है ईयर 7 के बिगिनिंग में इतनी है मेरी बैलेंस, और मेरे को इतना क्या है रिकग्नाइज करना है। तो मेरे को कितना एडिशनल कितना और रिकग्नाइज करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा 5,97, तो मेरा 2,00,000 लाख रुपए लगभग आ जाएगा। तो मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ROU की, मतलब मेरी ROU वैसे 2.5 लाख से बढ़ जाएगी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन मेरी क्या है ROU वैसे 2.5 लाख से और क्या है बढ़ जाएगी। क्वेश्चन बढ़ते हैं, आंसर बढ़ते हैं सॉरी। As the effective date of modification at the beginning of year 7, lessee remeasures the lease liability based on 8-year remaining lease term, annual payment of 1 lakh rupees and lessee का incremental warranty rate कितना 7% पर annum का। तो modified lease liability इक्वल आती है मेरी 5,97,100। The lease liability immediately before the modification, lease liability immediately modification से पहले including the recognition of interest expense until the end of year 6 is 3,46,355, ठीक है। क्योंकि मैंने बाकी की नोट 3 में क्या है निकाल रखे हैं आप देख रहे हो। लेट्स रिकग्नाइज करते हैं डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी और जो मेरी कैरिंग अमाउंट थी बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ ROU एसेट, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2.5 लाख रुपये निकल के आया जो हमने निकाल लिया है, वही हमें ROU एसेट का क्या है मॉडिफिकेशन करके उसको रिकग्नाइज करना है। मतलब ROU को मैं 2.5 लाख से और बढ़ा दूँगा और लीज लायबिलिटी मेरी 2.5 लाख से बढ़ जाएगी, तो मतलब मेरी लीज लायबिलिटी मॉडिफाइड इतनी ही 5,97,000 क्या है हो जाएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं, ये भी आप रिवाइज कर लेना। अब इलस्ट्रेशन 35 पे आते हैं। सो लेसी एक 10 साल के लीज के लिए एंटर करता है 5,000 स्क्वायर फीट की ऑफ ऑफिस स्पेस। एनुअल जो लीज पेमेंट है मेरी 50,000 रुपये है, पेबल हर साल के क्या एंड में, हर साल के क्या एंड में। जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है लीज पे वो मैं रेडीली डिटरमाइन नहीं कर सकता, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट मैं नहीं निकाल सकता, रेडीली नहीं निकाल पा रहा। लेसी का जो इंक्रीमेंटल वॉरंटी रेट मैं वही कंसिडर कर लूँगा अपना इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट है जो मुझे 6% क्या है दिया हुआ है। ईयर 6 के बिगिनिंग में लेसी और लेसर एग्री करते हैं कि वो ओरिजिनल लीज को अमेंड कर लेंगे टू रिड्यूस द स्पेस टू ओनली 2,500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ओरिजिनल स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 6, ठीक है। उन्होंने स्पेस ही कम कर दिया।
जो एनुअल फिक्स लीज पेमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर 6 से ईयर 10 तक जो मेरी पे होगी 30,000 हो गई, 50,000 कितनी हो गई, 30,000 हो गई। लेसी का इंक्रीमेंटल रेट जो है बिगिनिंग ऑफ ईयर 5% है, तो इसमें भी हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ऑल तो इसमें क्या होगी मेरी, इसमें ROE मेरी कम होगी क्योंकि मैंने स्पेस कम कर दिया मॉडिफिकेशन में, तो मेरी देखो ROE मेरी मॉडिफाई होगी चाहे स्पेस बढ़े चाहे कम हो। अब इसमें मेरी ROE कम हो जाएगी, बस ये फ़र्क है। तो मैं बिल्कुल पहले की तरह ही करना है, पहले हमें ईयर 6 के बिगिनिंग तक निकाल लेना है, मतलब ईयर 5 के एंड तक मेरे को निकाल लेना है क्या, ROE और लीज लायबिलिटी का क्या बैलेंस, राइट। सो 50,000 रुपये अगर आप 10 साल तक करोगे, 50,000 रुपये अगर आप 10 ईयर्स तक करोगे, सॉरी 50,000 रुपये आप 10 साल तक करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, देखो 50,000 मेरा 10 साल तक रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू में 6% लेके चल रहा हूँ, तो मेरा 47, तो 5 लाख रुपये कितनी, 50 × 10 कितना होता है, 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये की जो आज की वैल्यू है, 5 लाख रुपये जो मैं, मेरा जो इनिशियली था मेरा 5 लाख रुपये रहे, 5 लाख रुपये ओवर 10 ईयर में क्या पे करूँगा, उस 5 लाख रुपये की ओवर 10 ईयर 10 साल मेरी जो आज की वैल्यू है क्यूमुलेटिवली वो 3,67,950 रुपीज़ क्या है निकल के आ रही है। और यही मेरी ROE भी है और यही मेरी क्या है लीज लायबिलिटी भी रिकग्नाइज क्या है हो जाएगी। गिवन दैट कि मेरे को कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी जो मेरे को रिकग्नाइज करनी है। अब वही देखो ये निकल गई मेरी दोनों में, इसको तो मैं ROE तो मैं स्ट्रेट लाइन उस पर स्ट्रेट लाइन पे क्या 10 साल तक अपना डेप्रीशिएट क्या करता रहूँगा, उसका बैलेंस में निकाल लूँगा ईयर 5 के एंड का, मतलब ईयर 6 की बिगिनिंग का सेम ही रहेगा। लीज पेमेंट मेरी 50,000 की हो ही रही है, तो ये मेरा क्या है इंटरेस्ट क्या है निकल जाएगा, ठीक है। 2,67,950 माइनस सॉरी 2,67,950 इंटू कितना 6%, राइट। आई थिंक इसमें हमें दे रखा है रेट वो 6% का ही दे रखा है, ओके। तो 3 लाख 3,67,950 इंटू 6%, ठीक है। तो 22,007 मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया, उसको प्लस करूँगा देन माइनस कर दूँगा कितना 50,000, तो मेरा 34,00,027 ऐसे में लर्ली करते करते मेरा ईयर 6 का जो है बैलेंस निकल जाएगा विच कम्स आउट टू 2,10,546, राइट। तो ये तो आप कर ही लोगे कैलकुलेशन, ये तो बिल्कुल सिमिलर है। अब मुझे निकालना है कि ईयर 6 के बिगिनिंग से लेके ईयर 10 तक मेरा क्या रहेगा। तो 30,000 की मेरी लीज पेमेंट हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट मेरा क्या है 5% हो जाएगा बाद में चेंज। उस हिसाब से जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ 3-5 साल की, मतलब 1.5 लाख रुपए की वैल्यू आज की ईयर 6 के बिगिनिंग में क्या है 1,29,900। मेरा जो बैलेंस है वो 2,10,000 का है, मेरा जो बैलेंस है 2,10,546 का है, और मेरे को इसको करना है कितने में, तो मेरे को लगभग कितना कम करना पड़ेगा, राइट। तो वो देखते हैं एक बार। सो आप ना ये सोच रहे होंगे मैंने इसमें करा कि 86 में निकाला कि मेरी लायबिलिटी तो इतनी 2,10,546, जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे कि लायबिलिटी इतनी 2,10546 और इतना मेरे को लेके आना है, ये मेरी रिवाइज इतनी आ रही है 129, तो मेरी लगभग 80,000 का रिडक्शन करना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, देखो अल्टीमेटली इम्पैक्ट मेरा कहीं ना कहीं लीज लायबिलिटी, देखो लीज लायबिलिटी मेरी ना 129 ही शो होनी है, अल्टीमेटली वही शो होगी, वो तो मैं आपको प्रूव भी कर दूँगा। बट कहीं ना कहीं ना लॉजिकली सही नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, देखो मेरा ना लगभग आप देखो ना, देखो प्रोपोर्शनेटली अपना कम करना पड़ेगा ROE से, क्योंकि मेरा देखो 5,000 स्क्वायर फीट से जो मैंने एरिया ले रखा था पहले वो मेरा 2,500 स्क्वायर फीट रह गया, तो कहीं ना स्क्वायर मीटर रह गया, तो कहीं ना कहीं मेरा 50% का रिडक्शन हुआ है एसेट में। तो मेरे को 50% आइडियली बुक्स में भी रिड्यूस करना चाहिए एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो प्रैक्टिकली हुआ है। तो इसलिए मैं जो मेरा बैलेंस है 183,975 को उसको पिछली 50% का प्री मोटिवेशन जो है मैं वो एडजस्ट कर दूंगा, मतलब रिड्यूस कर दूंगा, मतलब ROE मेरा 91,987 से क्या है कम हो जाएगा, मतलब
183,975 का 50% मेरा कम हो जाएगा। सिमिलरली मेरा 210,546 मेरी लीज लायबिलिटी है, उसको भी 50% से मैं क्या कम कर दूंगा, क्योंकि मैं आर ओ बी 50% से कम कर रहा हूँ। और जो बैलेंस निकलेगा वो डेबिट या क्रेडिट जो भी होगा वो मैं P&L में एडजस्ट कर दूंगा एज अ गेन, लाइक एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन गेन, मतलब मॉडिफिकेशन गेन और लॉस होती है। बट देखो यार, आइडियली मेरे को ना जो अपनी लीज लायबिलिटी है वो ये वाली दिखानी थी, आइडियली तो मेरे को ये वाली दिखानी थी अपनी। अब मैंने क्या करा कि 210 थी मेरी और मैंने कम कर दी 105,273 से। 210 थी मेरी 546, मैंने कम कर दी 105,273 से। अरे यार हाँ, तो 105,270 क्या है, 105,273 मेरा बैलेंस बचा। बट मेरे को तो यार 129 पे लेके आना है ना, इसको तो मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। 105,273 माइनस 129,900, मतलब मेरे को 24,627 से मेरे को आर ओ यू अपनी बढ़ानी पड़ेगी। लीज लायबिलिटी बढ़ाऊंगा तो आर ओ यू बढ़ेगी, तो ऐसे ही आर ओ यू डेबिट टू लीज लायबिलिटी कर दूँगा 24,000 से। प्रेजेंटेशन तो आई थी ने शो कर रखी है, आई थी ने शो कर रखी है, तो ये भी रिवाइज कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 36 पे। मॉडिफिकेशन दैट इज अ चेंज इन कंसिडरेशन ओनली। Lessee enters into a 10-year lease for 5,000 square meters of office space. At the beginning of year 6, lessee and lessor agree to amend the original lease for the remaining 5 years to reduce the lease payment from 1 lakh per year to 95,000 per year. तो lessee एंटर करता है 10 साल के लीज में वो 5,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस के लिए। ईयर 6 के बिगिनिंग में लेसी और लेसर एग्री करते हैं कि वो ओरिजिनल लीज को अमेंड करके लाइक टू अमेंड द ओरिजिनल लीज फॉर द रिमेनिंग 5 years ताकि जो लीज पेमेंट है वो 1 लाख पर ईयर से 95,000 क्या है पर ईयर, मतलब बेसिकली लीज पेमेंट में उन्होंने कम करा है, उसको लीज पेमेंट को कम करा है रिमेनिंग 4 बेसिकली 5 years के लिए, क्योंकि बिगिनिंग में हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है लीज में, वो कैन नॉट बी रेडली डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, मतलब उन्होंने इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हमें दे रखा होगा 6% पर एनम का। लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 पे वो मतलब रेट बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 7 है और पहले 6 था, और एनुअल लीज पेमेंट हर साल की एंड में हो रही है, तो कैसे इसको काउंट करूँगे आप? तो देखो यार सिंपल है, मेरी लीज पेमेंट क्या कम हुई है इसमें, तो पहले तो मैं मानूंगा कि पहले ईयर 6 का तक कम क्या है निकाल लेंगे, आर ओ यू और लीज लायबिलिटी जो भी रहेगी हमारी, राइट। पहले तो मेरे को 10 साल की निकालनी पड़ेगी ना, लाख रुपए की पेमेंट हो रही है, 10 लाख की आज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7,35,900, जो हमने इसलिए क्वेश्चन भी हमने कहीं ना कहीं क्या है आई थिंक निकाली थी, सिमिलरली निकाल दी यस पिछले क्वेश्चन में भी। वैसे पिछला क्वेश्चन था आई थिंक हमारा ये रहा 7,35,900, ठीक है, तो आप निकाल ही लोगे, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब मेरे को बैलेंस निकालना है ईयर 6 का बिगिनिंग का, सो वही 73,500, इसको आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, पेमेंट माइनस कर दोगे, इतना आ जाएगा। देन ईयर 6 के बिगिनिंग तक का आपका बैलेंस आप निकाल लोगे, मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन मुझे लगता है हो जाएगा। आर ओ यू निकाल लोगे, लीज लायबिलिटी निकाल लोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, इसके बाद ईयर 6 के बिगिनिंग तक की आप क्या है लीज लायबिलिटी क्या है निकाल लोगे। आई थिंक दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। तो उसके आएगा देखते हैं। अब ईयर बिगिनिंग पे क्या हुआ, 95,000 की पेमेंट हो गई। अब 95,000 का अगले 5 साल बचे हुए हैं, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकल के आएगी 7% का मैंने रेट ले लिया, तो 389,500 निकल के आएगी। देखो मेरी 389,500 रिवाइज निकल के आई है, और मेरी जो शो रखी है 4,21,090 क्या है शो रखी है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब इसमें मुझे क्या है एरिया, देखो एरिया तो मेरा सेम रहा है, मतलब मेरे को क्या है अपनी डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी एंड मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट टू आरओयू से, मतलब वही सेम है, क्योंकि देखो एरिया वगैरह का तो उसने नहीं रखा कि एरिया कम हुआ है, बस लीज पेमेंट ही कम हुई है, तो मतलब मेरे को एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी इसमें आरओयू में। तो 4,21,090 दे रखा है माइनस 389,500 मेरे को तक लाना है, तो मतलब 31,590 में अपना आरओयू क्या है कम कर दूंगा, मतलब जनरल एंट्री क्या होगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 31,590 से टू आर ओ यू सेट 31,590 से, राइट। तो इसमें ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, इसको चाहे आप रिवीजन के लिए भी छोड़ भी देना, तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं।
37 देखते हैं। मॉडिफिकेशन दैट बहुत इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्कोप ऑफ द लीज। मॉडिफिकेशन जिससे मेरा स्कोप इंक्रीज या डिक्रीज क्या है लीज का हो रहा है। तो लेसी एंटर करता है 10 साल की लीज के लिए फॉर 2000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस। द एनुअल लीज पेमेंट्स आर 1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर लाख रुपए मुझे पे करने हैं, 10 लाख रुपए मुझे पे करने हैं फॉर 2000 स्क्वायर मीटर के एरियाज़ के लिए। जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है लीज पे वो मैं रेडियली पता नहीं लगा सकता। तो मेरे को बोरिंग मतलब इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ही ऑब्वियसली लेना पड़ेगा जो कि 6% पर एनम का मेरे को दे रखा है। ईयर 6 के बिगिनिंग में लेसी एंड लेसर एग्री करता है वो ओरिजिनल लीज को अमेंड कर लेगा टू इंक्लूड एन एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्पेस in the same building starting from the beginning of year 6 and reduce the lease term from 10 years to 8 years, right? तो ईयर 6 के बिगिनिंग में वो अमेंड करते हैं ओरिजिनल लीज होगी वही वो एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर्स का एरिया इंक्लूड कर लेंगे सेम बिल्डिंग में एंड लीज टर्म भी वो कम कर रहे हैं 10 से 8 साल। दो चीज़ें हो रही हैं देखो इसमें इंक्रीज स्कोप कहीं ना कहीं बढ़ भी रहा है, स्कोप कहीं ना कहीं क्या है मेरा कम भी हो रहा है, राइट। दो चीज़ें हो रही हैं इसमें। एक में मेरा एक तरफ तो मेरा एरिया बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मेरा क्या है मेरी लीज टर्म कम हो रही है। अब मेरी जो एनुअल फिक्स पेमेंट निकल के आई है वो 3500 स्क्वायर मीटर के लिए जो निकल के आई है बेसिकली वो 1.5 लाख रुपये निकल के आई है हर साल के मेरे को एंड में पे करनी है ईयर 6 से ईयर 8 में। अब यहाँ पे रेट में जरिए 7% पर एनम का, ठीक है। The consideration for the increase in the scope of 1500 square meter of space is not commensurate with the standard price of the for the increase adjusted to reflect the circumstances of the contract. Consequently, lessee does not account for the increase in scope that adds the right to use an additional 1500 square meter of space as a separate lease. How should the said modification be accounted for? कैसे अकाउंट करेंगे? थोड़ा उसको पढ़ो पे करते हैं। चलो यार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है बट मैं इसको काफ़ी सिंपल वे में समझाऊंगा आप लोगों को। जो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये मानना है कि ये कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। उस ना चेंज के बेस पे आपको निकालना है 10 साल की लीज की क्या ROU और लीज लाइबिलिटी, वो आप निकाल लोगे इसके बेस पे। तो इनिशियल वैल्यू ROU और लीज लाइबिलिटी की 10 लाख रुपए की मैं दूंगा 10 साल में, तो उस 10 लाख रुपए की आज की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। 7,35,900 मेरी क्या वैल्यू निकल के आएगी लगभग, राइट। अब क्या है मेरे को फिर मैं उसके बेस पे क्या निकाल लूँगा अपनी। अब मेरा चेंज हुआ है वो हुआ है ईयर 6 के बिगिनिंग में। तो ईयर 6 के बिगिनिंग में मैं अपनी लीज लायबिलिटी और ROU एसेट का क्या है बैलेंस निकाल लूँगा। तो ओपनिंग मेरे को दे रखा है दोनों का सेम। ROU तो मेरा क्या होगा डेप्रिशिएट होगा ऑन 10 साल में, 10 साल के डेप्रिशिएशन के बेस पे मैं SLM के बेस पर निकालूंगा 73,590। अब लीज लायबिलिटी जो ये 6% का इंटरेस्ट है उसमें प्लस करो लीज पेमेंट 1 लाख रुपए की है, क्लोजिंग बैलेंस निकालता जाऊँगा। तो ईयर 6 के बिगिनिंग में दोनों का बैलेंस मेरा क्या है निकल के आ जाएगा। अब मेरे को क्या है 1.5 लाख रुपए पेमेंट करनी है उसके बाद, और मेरा एरिया भी क्या है बढ़ गया है। टर्म देखो लीज टर्म मेरी कम हो गई है, पैसे मेरे को ज़्यादा पे करने पड़ेंगे और मेरा एरिया भी क्या है बढ़ गया है। तो 1.5 लाख रुपए 3 साल पे करूँगा तो 4.5 लाख रुपए की वैल्यू ईयर 6 के बिगिनिंग में क्या होगी 3,93,600। 7% का मैंने इंटरेस्ट रेट क्या है इम्प्लिसिट लिया है, ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है जो मेरे को दे रखा है। तो इतनी मेरी ROU क्या है शो होनी चाहिए, इतनी मेरी लीज लायबिलिटी क्या है शो होनी चाहिए, और कितनी है मेरी 421 है। तो मेरी क्या है कम करनी पड़ेगी, राइट। 421,090 माइनस 393,600 मतलब 274,90 की मेरे को क्या है कम करनी पड़ेगी। बट ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें कुछ आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, इसमें 393,600 में से मेरा कितना मेरा जो इंक्रीज एरिया की पेमेंट जाएगी और कितनी मेरी पुराने वाली लीज की पेमेंट जाएगी, मेरे को वो सेग्रीगेट करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। देखो इंक्रीज वाले की तो आप आसानी से निकाल लोगे, इंक्रीज वाले की आसानी से निकाल लोगे। 50,000 की पेमेंट होगी मेरी, 7% का इंटरेस्ट रेट लूँगा मैं तो 1,31,200 में निकल के आ जाएगी इंक्रीज वाले की। तो अगर 393 में से 600 में से मेरी इंक्रीज वाले की 131,200 तो मेरी
262 400 किसकी हो गई, जो मेरी ओरिजिनल वाली है। तो दोनों को सेग्रीगेशन हो गया मेरा, ठीक है, सेग्रीगेशन क्या है, हो गया, राइट। अब क्या है यार, मेरे को ना अब ये देखो, अब जो मेरा एरिया है ना, मतलब इन्होंने ये मानना है, देखो जो कंसिडरेशन है, और द इंक्रीज इन 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस इज नॉट कमेंसरेट विद द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ दैट इंक्रीज एडजस्टेड फॉर टू रिफ्लेक्ट द circumstance of contract. Consequently, lease it does not account for the increase in scope that adds to the right to use an additional 1500 square of space as a separate lease. उसको सेपरेट लीज नहीं मान रहा, प्लस हम ना इसमें ये मानेंगे कि जो मैं अपना आर कम करूँगा, जो मैं अपना आर कम करूँगा ना, वो उस बेस पे करूँगा कि जो मेरा रिमेनिंग 2000 स्क्वायर मीटर का जो 2 साल का बैलेंस बचा हुआ है, उसके बेस पे मैं क्या है कम करूँगा। मान लो मेरा जो आर बचा हुआ है 6 ईयर के बिगिनिंग में, वो इतना बचा हुआ है, तो ये मेरा 5 साल का बैलेंस दे रखा है, राइट, ये मेरा 5 साल का बैलेंस है। तो मेरा 3 साल का कितना होगा कि 3 साल के बेस पे मेरे को करना है, मतलब मेरे को 220 270 पे लेके आना पड़ेगा इसको। तो मेरे को कितना कम करना पड़ेगा इसको, मेरे को करना पड़ेगा 147 तो 147 का मैं आर कम कर लूँगा। सिमिलरली लीज लाइबिलिटी भी मेरे को, मैं उसके बेस पे ही अपनी वैल्यू करूँगा। देखो जो 421,090 मेरे को दे रखी है 5 साल की, मेरे को 3 साल की इतनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब लेकिन इस मतलब मैं इसको मैं अलग तरीके से निकालता हूँ। इसकी जो मेरी है वो निकलेगी ये वाली, कि मैं 1 लाख रुपए को इन ओरिजिनल फैक्टर ये निकाल रहा हूँ कि 3 साल का कितना बनेगा। तो 267,300 मेरा बनेगा ओरिजिनल फैक्टर। तो अब 267 बनेगा, लेकिन मैंने शो कर रखी 367 पे, तो कितनी कम करनी पड़ेगी मेरे को, 153 की क्या है, तो कम करनी पड़ेगी लाइबिलिटी, और जो मेरा वो है रेस्ट मैं गेन में डाल दूँगा। अब देखो मेरा क्या हुआ, देखो 421,090 मेरी, ठीक है, इतना बैलेंस था। अब इतनी क्या है, मैंने लीज लाइबिलिटी अपनी कम कर दी, 153,790 मैंने क्या है कम कर दी, तो इतनी हो गई। बट मेरे को एक्चुअली शो इतनी करनी है, एक्चुअली मेरे को शो करनी है 393 पे लेके आना है मेरे को उसको, 393 पे नहीं, मतलब मेरे को लेके जाना है 262 पे, क्योंकि 131 तो मेरा उसका है ना 50,000 वाले का है, तो मेरे को लेके आना है 262 400 पे, मतलब 490 से मेरे को क्या है और इसको कम करना पड़ेगा। मैं इसको डाइवर्ट कर दूँगा और आर से क्या एडजस्ट कर दूँगा, और मैं उस जो मेरा 1500 वाला स्पेस का बनाया मैं उसको अलग तरीके से काउंट करूँगा। देखो 131 300 200 मेरा उसका अलग था, तो आर बढ़ा दूँगा, लीज लाइबिलिटी बढ़ा दूँगा। अब आपको पता है कि 393 600 मेरी क्या है, लीज लाइबिलिटी इतनी बचेगी, तो 393 600 678 ईयर की आप ऐसे कर दो, और जो मेरा वो है आर हमें निकालना पड़ेगा। तो 367 950 था मेरा बैलेंस आर का, राइट। अब मेरा क्या आर का यहाँ कम हुआ इतने से, ये दे रखा है, फिर मेरा आर क्या है फिर से कम हुआ 4900 से, और फिर क्या है मेरा बड़ा आर 131 200 से, तो ये 347,070 का निकल के आ गया। एंड इससे इस पर आप क्या है डेप्रीशिएट कर दो उसको 3 साल के लिए, तो ये 115,690 का आपका डेप्रीसिएशन क्या निकल के आ जाएगा। देन ये आपका क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट तो आप यहाँ पे 7% का ले लोगे लीज लाइबिलिटी का, जब आप अकाउंट करोगे पेमेंट 1.5 लाख की पेमेंट एंड 7% का इंटरेस्ट, उसको निकाल के क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लोगे, इसमें कुछ ऐसा है। मेनली जो बच्चे मतलब मेनली जो मेरे को लगता है प्रॉब्लम आती है वो इस वाले पोर्शन में आती है, मतलब दिस पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी आपको बैकअप वर्किंग यहाँ वर्किंग नोट से मिल जाएगी। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। तो एज एट द इफेक्टिव डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 द प्री मॉडिफिकेशन आर ओ यू, मेरे का प्री मॉडिफिकेशन आर ओ यू 367 950 दे रखा है, जो हमने यहाँ पे निकाला, राइट, ये रहा प्री मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन से पहले लेसी डिटरमाइन करते हैं जो प्रोपोर्शनल डिक्रीज है, लेसी मान चल रहा है जो हमारा प्रोपोर्शनल डिक्रीज हुआ है कैरिंग अमाउंट में आर ओ यू एसेट के, वो होगा बेस्ड ऑन द रिमेनिंग आर ओ यू एसेट की क्या बेसिकली लीज टर्म के बेसिस पे। तो ये 5 साल ही दे रखी है, तो मैं लीज टर्म के बेसिस पे क्या डिक्रीज करूँगा, मतलब लीज टर्म का बेसिस मान रहा हूँ डिक्रीमेंट के लिए आर ओ यू एसेट की। तो ये 5 साल की दे रखी है, 3 साल की मैं निकाल लूँगा, 3 साल की मतलब मेरा 2,20,2,70 होना चाहिए, तो मेरा कितना है 367 950 है, तो मैं उसका कॉन्सिक्वेंट क्या रिडक्शन कर दूँगा 147 180 मेरा क्या है कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन हो जाएगा एट द इफेक्टिव डेट, उसी इफेक्टिव डेट ऑफ मॉडिफिकेशन में, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 पे मेरी मॉडिफिकेशन हुई है। जो प्री मॉडिफिकेशन लीज लाइबिलिटी है वो मेरी इतनी है जो हमने यहाँ निकाली 421,090, यही है, ठीक है।
जो रिमेनिंग लीज लायबिलिटी है ओरिजिनल 2000 स्क्वायर मीटर फॉर ऑफिस की, वो इतनी मेरी इतनी है, मतलब रिमेनिंग जो लीज लायबिलिटी है मेरी जो बची हुई है, जो मैंने ओरिजिनली पीवी फैक्टर पे निकाली है, वो 267 300 मेरी क्या है बची हुई है, ठीक है, जो मेरी मतलब ठीक है जो हमने निकाली है, तो मेरे को इतने पे लानी है, इतनी दी हुई है, मतलब मेरे को क्या कम करनी पड़ेगी 153 790 से मेरे को कम करनी पड़ेगी 4 मतलब 4 to 1 ये और ये माइनस करना पड़ेगा मेरे को। सो मैं डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी दिखा दूंगा और डिक्रीज इन आरओई एसेट दिखा दूंगा, और जो मेरा बैलेंस बचा वो गेन दिख जाएगा प्रॉफिट और लॉस में इफेक्टिव डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6। अब उसी एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन पे लेस रिकग्नाइज करेगा इफेक्ट ऑफ द रीमेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग लीज लायबिलिटी, क्योंकि देखो मेरे को 260 to 400 पे लाना है ना यार इसको, मेरे को देखो यहाँ के अकॉर्डिंग तो मेरे को इस पे लाना है, देखो मेरी अल्टीमेट वैल्यू ये वाली होनी चाहिए। अब इसमें से जो मेरे दो पार्ट बन रहे हैं, एक पार्ट है मेरा नए वाले का, एक पार्ट है मेरा पुराने वाले का। पुराने वाला मैं पुराने वाले की अकाउंटिंग अभी कर रहा हूँ, नए वाले की तो मैं सेपरेटली एंट्री पास करूँगा जो इसमें क्वेश्चन में कर रखी है। तो देखो मैंने इतने पे शो कर दिया इसको, और इतने मेरे को लेके आना है, मतलब मेरे को और कम करना पड़ेगा 4900 से मैं और कम कर दूँगा इसको, और आर से क्या है इसको एडजस्टमेंट कर दूँगा, वही क्वेश्चन में गिवन है। अब इंक्रीज इन लीज पेज, जो मेरा इंक्रीज इन लीज पेज है उसको मैं अलग से काउंटिंग कर रहा हूँ, तो आर ओ यू टू लीज लायबिलिटी तो आप पढ़ ही लोगे तो हो ही जाएगा, उसमें कोई इशू है नहीं। तो कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज फॉर एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, let's say recognize the increase in lease liability related to the increase in lease space of 131,200, that is the present value of 3 annual lease payment of 50,000 discounted at the revised interest rate of 7% per annum as an adjustment दिखा दूँगा उसको आर ओ यू एसेट का ही, ठीक है। तो मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी मेरी आर ओ यू और लीज लायबिलिटी में निकल के आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या है गिवन है, ये से क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो गया। आई थिंक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट रिवाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिवाइज एंड कैटेगरी क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है करते हैं आगे फिर। सो चलो गाइस इलस्ट्रेशन 38 से शुरू करते हैं फिर, ठीक है। एंड 38 बोलता है कि लेसर अकाउंटिंग फॉर द for a finance lease, which is a dealer lessor case, right? So a dealer lessor enters into a 10-year lease of equipment with lessee. एक dealer lessor, हमने 37 का रखा था लास्ट, आई थिंक सो, हाँ या। सो अ डीलर लेसर एक 10 साल की लीज में एंटर करता है इक्विपमेंट की लस्सी के साथ। द इक्विपमेंट इज़ नॉट स्पेशलाइज इन नेचर, इक्विपमेंट नेचर में स्पेशलाइज नहीं है, एंड इज एक्सपेक्टेड है कि वो उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ होगा टू लेसर एट द एंड ऑफ 10 ईयर लीज टर्म, और उसको एक्सपेक्टेड है कि उसका एक ऑल्टरनेटिव यूज़ भी होगा लेसर के लिए 10 ईयर के लीज टर्म के क्या एंड में। अब लीज के अंडर लेसर रिसीव करता है एनुअल लीज पेमेंट 15,000 की, जो पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, is expected to have an alternative use to lesser at the end of 10 year. Okay. लेसर 10,000 रुपये 15,000 रुपये रिसीव करता है एनुअली हर साल के एंड में। लेसर एक्सपेक्ट करता है कि जो रेजिडुअल वैल्यू है इक्विपमेंट की वो 50,000 रुपये होगी 10 साल के एंड में। लेसर एक रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइड करता है, लेसी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइड करता है दैट प्रोटेक्ट्स लेसर फ्रॉम द फर्स्ट 30,000 ऑफ लॉस for a sale at a price below the estimated residual value at the end of the lease term. ये 30,000 रुपये की वो क्या है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हमें दे रखी है। इक्विपमेंट की एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 15 साल की, कैरिंग अमाउंट है 1 लाख रुपए का और फेयर वैल्यू है 1,11,000 की, राइट। तो हमें इसमें The lessee does not transfer ownership of the underlying asset to lease. The leaser does not transfer ownership of the underlying asset lessee को लीज टर्म के एंड में, और या फिर एक कोई ऑप्शन भी नहीं मिला lessee को कि वो एसेट को परचेज कर सके।
जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है लीज में वो 10.078% का क्या है, मेरे को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रखा है। अब लेसर कैसे अकाउंट करेगा सेम चीज़ों को अपनी बुक्स ऑफ के अकाउंट्स में, राइट। सो कैसे लेसर अकाउंट करेगा सेम चीज़ों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हमें क्या है देखना है इस क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में ऐसे ट्राई करो देन सो करते हैं सॉल्व। तो देखो यार इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना हमें डीलर दे रखा है, ठीक है। डीलर लेसर है, जैसे 10 साल की इक्विपमेंट की लीज में एंटर कर रहा है लेसी के साथ। अब इक्विपमेंट कोई स्पेशलाइज नेचर का नहीं है और ये एक्सपेक्ट करा गया है कि उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी रहेगा लेसर को 10 साल पूरे होने के बाद लीज़ की, ठीक है। लीज़ के अंडर लेसर एनुअल 15,000 रुपये रिसीव कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। लेसर रिडल वैल्यू क्या है 50,000 मानता है, बट लेसी गारंटी प्रोवाइड करता है 30,000 की, 20,000 रुपये की अनगारंटी नहीं देता वो कि वो रिडल वैल्यू, मतलब 30,000 तो उसको मिल ही जाएंगे, 20,000 रुपये का उसको पता नहीं है। इक्विपमेंट की एस्टिमेटेड जो यूज़फुल लाइफ है मेरी वो है 15 साल, और एक आज की जो कैरिंग अमाउंट है मेरी एज ऑन डेट वो 1,00,000 रुपये है, और फेयर वैल्यू आज की मेरी 1,11,000 रुपये क्या है इक्विपमेंट की मेरे को दे रखी है, ठीक है। अब जब द लीज डज नॉट ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म और कंटेन एन ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट, जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है लीज में वो 10.078% का है। तो लेसर कैसे अकाउंट करेगा सेम को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो यार हमारी ना कुछ कंडीशंस थी, ऑल्दो लेसर का कोई परचेज मतलब लेसर का यूज़ रहेगा इक्विपमेंट का, लेसर इररिस्पेक्टिव लेसर का यूज़ रहेगा इक्विपमेंट का, एंड क्या बोलते हैं लेसर ऑप्शन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमारी लीज की जो वैल्यू है वो सब्सटेंशियली इक्वल हो जाती है फेयर वैल्यू के, तो हम उसको फाइनेंस लीज मान लेते हैं। तो पहले हम इसकी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकाल लेते हैं, ठीक है। सो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कैसे निकलेगी, 15,000 रुपये की 10 साल तक मेरी पेमेंट हो रही है, पी फैक्टर मेरे को 10.078% का क्या है दे ही रखा है, तो उसको भी आप निकाल लोगे 0.908%, 0.825% से लेकर 0.383 क्या परसेंट तक। अब जो प्रेजेंट वैल्यू है मेरी लीज पेमेंट की वो भी मेरे को क्या है प्रोवाइड कर रखी है, वो मतलब मैं निकाल ही लूँगा। तो मेरी 15,000 की 10 साल की मतलब 10 साल की और प्लस 30,000 की मेरी गारंटी वैल्यू भी है, मतलब 15 अगर मैं बात करूँ 15 × 10 प्लस 30 1,80,000 की जो वैल्यू है ना आज की वो 1,03,340 निकल के आ रही है, गारंटेड है, मतलब इतनी तो मिलेगी। अब जो अनगारंटेड है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे 7,660, राइट, ठीक है। तो मेरी जो नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज दोनों मिला के मेरी 1,11,000 आपकी निकल के आ जाएगी, और 1,11,000 ही आप देखोगे ना मेरे को फेयर वैल्यू भी दे रखी है, मतलब ऑल तो उससे मैच हो रही है बट वो मेरे को वही दे रखी है। सो देखो यार ये तो मेरी गारंटेड है, तो इसको तो मैं अपनी रेवेन्यू रिकग्नाइज करूँगा, इसको रेवेन्यू तो नहीं मानूंगा, ये तो मेरे को मिलेगा ही नहीं वैसे भी 7,660, इसकी गारंटी नहीं मिली मेरे को, इसको तो मैं अपनी रेवेन्यू मानूंगा, तो इसको मैं अपना क्रेडिट कर दूंगा। अब यहाँ रेवेन्यू देखो यहाँ डीलर है इसलिए हम रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वगैरह इन चीज़ों की बात करेंगे, प्लस मैं लीज पे दे रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी, फाइनेंस लीज मान रहा हूँ, क्योंकि देखो 1,11,000 की वैल्यू है और 1,11,000 की मेरी टोटल नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आई है इंक्लूडिंग गारंटेड एंड अनगारंटेड, तो मेरी कहीं ना कहीं क्या है जो है सब्सटेंशियली कवर हो रही है फेयर वैल्यू एसेट की, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सब्सटेंशियली कवर कर रही है फेयर वैल्यू एसेट की, सब्सटेंशियली क्या पूरी कवर हो रही है 100% कवर कर रही है। 1,11,000 ही मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है, 1,11,000 ही मेरी क्या है फेयर वैल्यू भी है अंडरलाइंग एसेट की आज की डेट पे, तो इसको मैं फाइनेंस लीज ही मानूंगा, फाइनेंस लीज ही क्या है मानूंगा। रेवेन्यू मैंने रिकग्नाइज कर दिया, प्रॉपर्टी मेरे को फाइनेंस लीज में क्या है राइट ऑफ करनी पड़ती है, 1,00,000 रुपये की कैरिंग अमाउंट है तो मैं उसको राइट ऑफ कर दूंगा। अब डेबिट में भी कुछ ना कुछ तो आएगा, डेबिट में मेरी नेट इन्वेस्टमेंट जो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट करी है मैंने लीज में वो मैं डेबिट करूँगा,
अब नेट इन्वेस्टमेंट मेरी निकलती है, जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 10 एनुअल पेमेंट की प्लस जो मेरी अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, दोनों का प्लस करके मेरा क्या है निकलती है। तो प्रेजेंट वैल्यू मेरी 1,03,340 थी और अनगारंटेड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी 7660। तो दोनों को प्लस करके मेरा 1,11,000 रुपये क्या है आ जाएगा। तो इसमें ये बोल रखा रहेगा टू रिकॉर्ड द नेट इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंस लीज एंड डी रिकॉग्नाइज द underlying asset net investment in the lease consists of the present value of 10 annual payment of 15,000 plus the guaranteed residual value of 30,000, both discounted at the interest rate implicit in the lease, which equals 1,03,340. It is the lease payment, and the present value of the unguaranteed residual value asset of 20,000, which equals इसकी वैल्यू हमारी 67660 आ रही है। नोट करो कि नेट इन्वेस्टमेंट लीज पे सब्जेक्ट होती है सेम कंसिडरेशन पे एज अदर एसेट्स इन क्लासिफिकेशन, चाहे वो नॉन करंट हो नॉन करंट है तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट ये हमें दे रखा है। तो ये भी हमारा निकल गया। अब कॉक्स कैसे निकलेगा? कॉक्स मेरा ऐसे निकलेगा, देखो 1,00,000 रुपये जो मेरी है, एक लाख रुपये जो मेरी है वो तो कैरिंग अमाउंट है एसेट की, बट मेरे को 7660 कहीं ना कहीं उसमें से रिकवर नहीं होगा, अनगारंटी वाला रिकवर नहीं होगी रिटेल वैल्यू, तो उसको माइनस करके मेरी कॉक्स निकल जाएगी जो मेरे को बी में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो कॉक्स इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रिटेल या एसेट। रेवेन्यू मेरी लीज जितनी मेरी लीज रिसीवेबल है उतनी रेवेन्यू होती है, वो मैंने तेरे को आपको बता ही दिया। और कैरिंग अमाउंट अंडरलाइंग एसेट की मैंने क्या एसेट है, तो ये मेरी एंट्री क्या है पास हो गई। ये तो मेरे को लीज कमेंसमेंट में क्या एंट्री वाली पास करनी है, ठीक है। अब लीज कमेंसमेंट में ही ना लेसर भी एक सेलिंग प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेगा 11,000 रुपये का। क्यों करेगा? देखो 1,03,340 मेरी क्या है रेवेन्यू है गारंटेड, बट जो मेरी आज की कॉस्ट है तो 1,03,340 तो मेरी रेवेन्यू है, बट जो मेरी कॉस्ट है वो एसेट की वो जो मैंने निकाली यहाँ पे कॉस्ट मेरी इतनी है और रेवेन्यू इतनी है तो 11,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट आ गया, ये भी मैं रिकॉग्नाइज करूँगा। नाउ जनरल एंट्री क्या पास होगी फाइनेंस लीज की, वही कैश अकाउंट मेरा 15,000 रुपये मेरे पास आएंगे, डील के पास क्या 15,000 रुपये आएंगे। अब 15,000 रुपये पे दो पोर्शन होंगे, एक इंटरेस्ट का होगा और एक नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का होगा, वो हम अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब उसके लिए हमें कैलकुलेशन यहाँ दे रखी है, देखो 1,11,000 रुपये मेरी इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट है, जो मेरी NII है वो टोटल तो 1,11,000 रुपये ही है ना, गारंटेड और अनगारंटेड को मिला के प्लस जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है सारी पेमेंट्स की जो मेरे को मिलेंगी। तो 1,11,000 रुपये और इंटरेस्ट रेट कितना था 10.078% का था, तो 1,11887 आ गया आपका ये एनुअल इंटरेस्ट। और बाकी मेरा 15 इसमें तो मेरी 15,000 की क्या है पेमेंट होगी, तो 3,813 का मेरा क्या आ गया नेट इन्वेस्टमेंट हो गई, जो मैं राइट ऑफ करता रहूँगा अपना हर साल, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो रिकग्नाइज करा ना 1,11,000 की, वो मैं यहाँ पे आया राइट ऑफ करता रहूँगा, 1,11,000 रिकग्नाइज कर उसको राइट ऑफ करता रहूँगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इनकम, और वो जितना मेरे को कैश आता रहेगा, राइट। अब यही चलती रहेगी। देखो 107 आ गया, देखो 1,11,000 आया, इसकी मैं वैल्यूएशन बता देता हूँ। 1,11,000 आया, इसका 10.078% करेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। प्लस को प्लस करेंगे, देन माइनस कर देंगे, 15,000 की मैंने पेमेंट कर दी, तो 107,187 आ गया। फिर इस पर 10.078% अप्लाई करेंगे, ठीक है। 10,802 हो गया, प्लस को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 15,000, देन 1,029,989 आ गया। इस पर 10.078% अप्लाई करेंगे, देन प्लस करेंगे इसको, फिर माइनस करेंगे 15,000, फिर 98368 आ गया। फिर इस पर 10.078% अप्लाई करेंगे, 9914 आ गया मेरा, ठीक है। तो प्लस करेंगे देन माइनस करेंगे 15,000। तो ये आप करते करते आप ये पहुँच जाओगे 10th ईयर तक, राइट। इसको आप ऐसे करते रहोगे और 10th ईयर तक आपकी जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये क्या है निकल के आ जाएगी, करेक्ट। तो ये मेरी गारंटेड और अनगारंटेड दोनों मिला के क्या है रिटेल वैल्यू भी है। So interest income equals 10.078% of net investment at the beginning of the each year. For example, year 1 annual interest income is calculated as 1,11,000 into 10.078, वो कैलकुलेशन उतार रखी है जो एस्टीमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इक्विपमेंट की लीज टर्म की। ये कुछ होगा इसमें तो वो देख रहे हैं।
क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिवाइज करना। सो चलो इलस्ट्रेशन 39 शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब लीज इन केस ऑफ एन इंटरमीडिएट लेसर। सो एंटिटी एबीसी ओरिजिनली लेसी या फिर इंटरमीडिएट लेसर भी आप कह सकते हो। मतलब सब लीज वाला क्वेश्चन आई कैन से, राइट। वो लीज करता है बिल्डिंग को फॉर 5 years। द बिल्डिंग हैज़ एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 40 years। एंटिटी एबीसी सब लीजेस द बिल्डिंग फॉर 4 years। पहले एंटिटी एबीसी ने लीज करी बिल्डिंग को 5 साल के लिए, ली लेसर से, फिर उसने सब लीज कर दी 4 सालों के लिए। हाउ शुड द सेड लीज बी क्लासिफाइड बाय एंटिटी एबीसी, हमें ये बताना है, ठीक है। सेक्शन 39 में हमें बताना है कि सब लीज को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे एंटिटी एबीसी। सो देखो इसमें आंसर है, सब लीज इज क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू द आरओयू एसेट। आरओयू एसेट के रेफरेंस के हिसाब से मेरी क्या क्लासिफिकेशन होगी हेड लीज में, ना कि अंडरलाइन बिल्डिंग ऑफ द हेड लीज, ठीक है। मतलब मैं आरओयू के हिसाब से क्लासिफिकेशन करूँगा, ना कि बिल्डिंग के हिसाब से करूँगा, क्योंकि एबीसी ने कहीं ना कहीं क्या है 5 सालों के लिए ही लिया, और ये ठीक है। हेंस व्हेन असेसिंग द यूजफुल लाइफ क्राइटेरिया, सब लीज 4 year की, वो 5 year की आरओयू के साथ कंपेयर करी जाएगी हेड लीज में, ना कि 40 साल की इकोनॉमिक लाइफ के साथ, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली ये फाइनेंस लीज ही निकलेगी यार, क्योंकि देखो मैंने 5 साल के लिए लिया, एबीसी ने क्या है 5 साल के लिए लिया, और उसको 4 साल पे है सब लीज कर दिया, तो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब मैंने सब्सटेंशियल पीरियड के लिए अपना क्या है सब लीज कर दिया, तो इसलिए इन्होंने फाइनेंस लीज बोला है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यार मैं विद रिस्पेक्ट टू 40 years कंपेरिजन करूँगा, मैं यहाँ विद रिस्पेक्ट टू 5 year ही क्या है कंपेरिजन करूँगा। तो द इंटरमीडिएट लेसर अकाउंट ऑफ सब लीज इज फॉलो। अगर सब लीज मैंने फाइनेंस निकाली, अगर सब लीज फाइनेंस निकली, तो मैं आरओयू की आईडी रिकग्नाइज कर लूँगा अपना, जो मैंने हेड लीज में यह रिकग्नाइज करा होगा, और ओरिजिनल लीज लायबिलिटी को इन अकॉर्डेंस विद द लेसी अकाउंटिंग मॉडल क्या है फॉलो करूँगा। लेकिन अगर मैं सब लीज ऑपरेटिंग लीज क्लासीफाई करी, सो मैं भाई जो मेरी ओरिजिनल चल रही है वो चलती रहेगी, और बाकी जो अदर वाली है वो भी मैं क्या रिकग्नाइज करूँगा। So in a sublease, an intermediate seller may use the discounting rates for the head lease adjusted for initial direct cost, if any, associated with the sublease to measure the net investment in the sublease. If the net rate interest implicit in the lease cannot be readily determined. When contracts are entered into at or near the same time, an intermediate lessor is required to consider the criteria for combining contracts. For example, when the contracts are negotiated as a package with a single commercial objective, or when the considerations to be paid in one contract depends on the price or performance of the other contract. If the contracts are required to be combined, the intermediate lessor accounts for the head lease and sublease as a single combined transaction. An intermediate lessor who subleases or expects to sublease an asset cannot account for the head lease of low value asset even when the required criteria are satisfied. Let us consider some more examples with regard to applying the requirements of Ind AS 116 to an intermediate lessor, क्योंकि हेड लीज और एक सब लीज में क्या है एंटर करता है, राइट। सेक्शन 40 करते हैं, इंटरमीडिएट लेसर वेयर द बिजनेस is classified as a finance lease, ठीक है। तो इसमें क्या है अपन लोगों का, an intermediate lessor enters into a 5-year lease for 10,000 square meters of office space. The head lease with entity exceeded the head lessor, right. At the beginning of year 3, intermediate lessor subleases 10,000 square meters of office space for the remaining lease term. It is 3 years of the lease head lease to a sublease. How should the said sublease be classified and accounted for by the intermediate lessor? कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे क्लासिफिकेशन होगी। तो मैंने 5 साल की लीज एंटर करी, 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफिस स्पेस के लिए,
और ईयर 3 के बिगिनिंग में इंटरमीडिएट लेसर ने सब लीज कर दिया, मतलब 10 साल के लिए था, ईयर 3 के बिगिनिंग मैंने इसको क्या है सब लीज कर दी अपनी 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस को फॉर द रिमेनिंग लीज टर्म, दैट इज 3 ईयर्स ऑफ द हेड लीज टू अ सब लीज। कैसे सब लीज को मैं क्लासीफाई करूँगा और अकाउंट करूँगा फॉर बाय द इंटरमीडिएट क्या लेसर, राइट। जो इंटरमीडिएट लेसर है क्लासीफाई करेगा सब लीज को बाय रेफरेंस टू द आरओयू एसेट arising from the head lease. That is in this case comparing the 3-year sublease with the 5-year ROU asset in the head lease. Five-year IFRS head lease. The intermediate lessor 5-year की थी क्या? हाँ 5-year की, sorry. The intermediate lessor classified the sublease as a finance lease having considered the requirements of Ind AS 116 जिसमें useful life हमने ली है कंसिडर करी है। When the intermediate lessor enters into a sublease and the intermediate lessor de-recognize कर देगा ROU asset को relating to the head lease that it transfer to the sublessee and recognize net investment in the sublease, net investment recognize कर लेगा और ROU को de-recognize कर देगा। रिकग्नाइज करेगा कोई भी डिफरेंस जो है बिटवीन ROU एसेट और जो नेट इन्वेस्टमेंट है सबलीज में, प्रॉफिट या लॉस में, ठीक है। और रिटेन करेगा लीज लायबिलिटी को रिलेटिंग टू द हेड लीज इन द बैलेंस शीट विच रिप्रेजेंट द लीज पेमेंट और टू द हेड लेसर। लीज लायबिलिटी मेरी क्या है, वैसे ही रहेगी। और सब लीज के टर्म्स में वो फाइनेंस इनकम भी रिकग्नाइज करेगा एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्या है हेड लीज में क्या है, दोनों चीज़ें रिकग्नाइज तो मेरी होती रहेंगी क्योंकि लीज लायबिलिटी तो मेरी है ही अलाइव, लीज लायबिलिटी क्या है अलाइव है। तो बट मेरा बस ROU मेरा गया है, ROU गया उसकी जगह मेरा क्या है नेट इन्वेस्टमेंट सब लीज में क्या है आई है। तेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या है क्लासीफाई कर लूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें होती हैं। सेक्शन 41 देखते हैं, इंटरमीडिएट लेसर वेयर द सबलीज इज क्लासिफाइड एज अ ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पे सब लीज को मैंने ऑपरेटिंग लीज की तरह क्या है क्लासीफाई करा है। सो एन इंटरमीडिएट लेसर एंटर्स इनटू अ 5-year लीज फॉर 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस एनडीटी के साथ एट कमेंसमेंट डेट ऑफ सब लीज 2 सालों के लिए मैंने सब लीज करी है, राइट। 2 सालों के लिए क्या है मैंने सब लीज करी है उसको, राइट। अब इसको देखो 2 साल है तो मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, 50% से कम ही है, तो यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग लीज ही मानूंगा। तो वो पढ़ते हैं। तो हमें वही बताना है कि कैसे सब लीज क्लासीफाई होगी, काउंट करी जाएगी इंटरमीडिएट लेसर के द्वारा। द इंटरमीडिएट लेसर क्लासीफाइड सब लीज बाय रेफरेंस टू द ROU एसेट अराइजिंग फ्रॉम द हेड लीज। In this comparing the 2-year sublease with the 5-year ROU asset in the head lease, the intermediate lessor classifies the sublease as an operating lease having considered the requirements of Ind AS 116, ठीक है। It is one of the criteria of useful life for a lease to be considered as a finance lease, and since it is not satisfied, classified the same as an operating lease. When the intermediate lessor enters into a sublease, the intermediate lessor retains a lease liability and the ROU asset. तो जब सब लीज में मैंने एंटर करा ऑपरेटिंग की तरह, तो मैं इंटरमीडिएट लेसर है वो लीज लायबिलिटी तो मेरा रहेगा, ROU भी मैं रखूँगा बैलेंस शीट में अपनी। और सब लीज के टर्म्स में इंटरमीडिएट लेसर मैं एक डेप्रिसिएशन चार्ज रिकग्नाइज कर लूँगा ROU एसेट के लिए और इंटरेस्ट के लिए लायबिलिटी लीज लायबिलिटी पे, एंड रिकग्नाइज करूँगा लीज इनकम फ्रॉम द सब लीज, राइट। और सब लीज की अकाउंटिंग सब लेस अकाउंट फॉर द इट्स लीज इन द सेम मैनर एज एनी अदर लीज, मतलब जो भी लीज की रिक्वायरमेंट रहेगी वो तो वैसे अकाउंट करेगा, वही ROU बनाएगा फिर लीज लायबिलिटी बनाएगा, वैसे है ना, इसीलिए वैसे करेंगे। बट मैं इंटरमीडिएट लेसर की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन तो मेरा चलते रहेगा ROU पे और इंटरेस्ट भी मेरा चलेगा लीज लायबिलिटी पे, और लीज इनकम भी मैं अपनी क्या रिकग्नाइज करता रहूँगा सब लीज, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है मेरी, राइट। चलो फिर एक क्वेश्चन सेल्स एंड लीज बैक वाला भी देख लेते हैं एक बार, राइट। सो एक एंटिटी सेलर लेसी बिल्डिंग सेल करती है टू अनदर एंटिटी को, जो कि बायर लेसर है, फॉर कैश ऑफ 30 लाख रुपीज़ इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजेक्शन,
ठीक है। और जो बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो 15 लाख रुपए की थी, वो 30 लाख रुपए में क्या है बेसिकली सेल कर दी। एट द सेम टाइम सेलर लेसी वही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया बायर लेसर के साथ कि भाई वो बिल्डिंग यूज़ करेगा फॉर 20 ईयर्स और 2 लाख रुपए की क्या है पेमेंट करता रहेगा हर साल के एंड में, मतलब 40 लाख रुपए क्या है पेमेंट करेगा, राइट। The terms and conditions of transaction are such that the transfer of building while seller lessee satisfy the requirements of determining when a performance obligation is satisfied in Ind AS 115 revenue from contracts with customer। फेयर वैल्यू बिल्डिंग की सेल की डेट पे 27 लाख रुपीज़ है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर कोई है तो वो इग्नोर करी जाएगी। इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट लीज में 12% पर annum विच इज रेडिली डिटरमाइनेबल बाय सेलर लेसी। बायर लेसर क्लासिफाई द लीज ऑफ द बिल्डिंग एज एन ऑपरेटिंग लीज। हाउ शुड द सेट ट्रांजेक्शन अकाउंट करी जाएगी सेलर लेसी के द्वारा एंड बायर लेसर के द्वारा, राइट। करते हैं सॉल्व। चलो यार सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन की। तो देखो इलस्ट्रेशन 42 हम कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि हमें जो हमें फैक्ट दे रखे हैं 30 लाख रुपए की क्या है, एक एंटिटी ने बिल्डिंग बेची थी दूसरी एंटिटी को और इमीडिएटली ट्रांजैक्शन से पहले बिल्डिंग तेरी अपनी 15 लाख की क्या है कॉस्ट पे कैरी आउट हो रखी थी। तो देखो इसमें ना 3 लाख रुपए का ना मेरा क्या है मैंने एज एडिशनल फाइनेंसिंग का करी है। मतलब ये सेल एंड लीज बैक का मतलब यही होता है कि मैंने पहले मेरे पास कोई एसेट था, मैंने आपको दिया, मैंने आपको सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद मैंने उसको वापस क्या है लीज पे ले लिया आपसे ही। सो इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंसिंग ओनली कि भाई मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए ये ट्रांजेक्शन बेसिकली मतलब अल्टीमेट मोटिव ये समझ आता है मेरे को तो कि यार मैं ही एसेट का ओनर था, मैंने उसको बेच दिया पहले और मैं उसको वापस लीज पे ले रहा हूँ, तो ऐसा क्यों होगा भाई, पैसे मेरे को चाहिए होंगे ना, इसलिए वन ऑफ द रीजन यही होगा। अब देखो यार इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि 30 लाख रुपए की मैंने क्या है बेची, 30 लाख रुपए मेरे पास क्या है आए बिल्डिंग के। बट इसमें क्या हुआ जो फेयर वैल्यू जो थी हमारी एसेट की डेट ऑफ लीज पे सेल पे वो 27 लाख ही थी। मतलब अब कोई पागल ही होगा ना यार, 27 लाख रुपए का एसेट है वो 30 लाख में खरीदेगा, तो मतलब 3 लाख रुपए काइंड ऑफ क्या हो गया मेरा एडिशनल फाइनेंसिंग हो गई जो कि मैंने बायर लेसर से क्या है ली है, राइट। सो कंसिडरिंग फैक्ट्स ऑफ द केस सेलर लेसी एंड बायर लेसी अकाउंट करें ट्रांजैक्शन को एज अ सेल एंड लीज बैक। सेल और लीज बैक ट्रांजैक्शन हमें ही पता है। फर्स्टली सिंस द कंसिडरेशन ऑफ द फॉर द सेल ऑफ द बिल्डिंग वो फेयर वैल्यू पे क्या है नहीं है, कंसिडरेशन बिल्डिंग की सेल की मेरी फेयर वैल्यू पे नहीं है, तो सेलर लेसी और बायर लेसर वो एडजस्टमेंट करेगा कि वो प्रोसीड्स को सेल प्रोसीड्स को क्या मेजर करने के लिए फेयर वैल्यू पे। Thus the amount of the excess sales price of 3 लाख रुपीज वो रिकॉग्नाइज करा जाएगा एज एडिशनल फाइनेंसिंग क्योंकि बायर लेसर ने प्रोवाइड करा इसको सेलर लेसी को, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि देखो यार मेरी जो अब मैंने जो लीज बैक करी है एसेट उसके मैं 2-2 लाख रुपए दूंगा, 2-2 लाख रुपए क्या है दूंगा हर साल के एंड में, वो भी क्या 20 साल तक, मतलब 20 लाख रुपए 20 पेमेंट करूंगा 2-2 लाख रुपए की, और डिस्काउंट रेट मेरे को 12% दे रखा है, तो उसकी मेरे को करंट वैल्यू मिल जाएगी, मतलब लगभग 40 लाख रुपए की करंट वैल्यू मेरी क्या होगी, 40 लाख रुपए करंट वैल्यू क्या होगी 14,94,000 मेरी करंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस 14,94,000 में से मेरा क्या है, देखो उसमें 2 कंपोनेंट है मेरे 14,94,000 में, आपको ये समझनी पड़ेगी। 14,94,000 में मेरी करंट वैल्यू निकल के आई है, 14,94,000 के मेरे 2 कंपोनेंट है, एक तो मेरा है 3 लाख रुपए और बाकी जो मेरा 11,94,000 बचा वो मेरा एसेट का कंपोनेंट है, ठीक है। ये है मेरा जो मैंने अपना क्या है लोन लिया है वो है, ठीक है, तो ये ऐसे है। So next step would be to calculate the current value of the annual payment which amounts to 40,94,000 हमने निकाल ली,
ऑफ विच 3 लाख एडिशनल फाइनेंसिंग से रिलेट करते हैं और बैलेंस 11,94,000 वो लीज से रिलेट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 एनुअल पेमेंट ऑफ 40,000 एंड 1,59,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली, एडिशनल फाइनेंसिंग निकाल लिया। अब रिलेटिंग टू एडिशनल क्या है मेरा, फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड से रिलेटिंग मेरा कितने निकल गया है वैल्यू। ठीक है, तो लगभग मेरी 40,000 निकल के आएगी और लीज से मेरी इतनी निकल के आएगी 1,59,840 रुपीज, राइट। और एनुअल पेमेंट आपको पता ही है मेरी कितनी हो रही है, 2 लाख रुपए। अब देखो यार, इसमें ना उन्होंने ये करा है कि देखो अब मैं 2 लाख रुपए हर साल पे कर रहा हूँ, हर साल पे कर रहा हूँ। 2 लाख रुपए में से मेरे को निकालना पड़ेगा ना कि यार लीज की पेमेंट इसमें कितनी होगी, मतलब एसेट की पेमेंट कितनी जा रही है, प्लस मेरी जो फाइनेंसिंग वाली पेमेंट है वो कितनी जा रही है, वो मेरे को निकालना पड़ेगा। तो 2 लाख में से मैं कैसे निकालूंगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख मेरी वो है 14,94,000, मतलब ये मेरी 11,94,000 मतलब हुआ ऊपर। ठीक है, 11,94,000 डिवाइडेड बाय 14,94,000 इंटू 2 लाख, तो मेरा लगभग 159,840 रुपीज़ क्या निकल के आ जाएगा। बाकी मेरा 40,000 रुपये क्या निकल के आ जाएगा, फाइनेंसिंग वाला। तो बस यही बाइफर्केशन इन्होंने क्या है शो करी है हमें, मतलब प्रोपोर्शन निकाल लिया एनुअल लीज पेमेंट की कि जो 2 लाख रुपए मैं पे कर रहा हूँ उसमें से कितना मेरा एडिशनल फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन है और कितना मेरा लीज का प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो वैसे निकालें, तो हमने वो निकल लिया। अब एट द लीज कमेंसमेंट डेट सेलर लेसी मेजर करेगा, वो मेरे को आरओयू मेजर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने लीज बैक पे लिया है, बट जो मेरा प्रोपोर्शन में ही मेजर होगा यार कैरिंग अमाउंट की बिल्डिंग की, क्योंकि राइट ऑफ यूज से क्या है परटेन कर रही है बाय सेलर लेसी के द्वारा। अब उसकी कैलकुलेशन मेरी कैसे निकलेगी, तो मेरी एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या है, 15 लाख रुपए मेरी कैरिंग अमाउंट है, फेयर वैल्यू क्या है 27 लाख रुपए डेट ऑफ सेल पे, और 11,94,000 क्या है मेरी 20 साल की आरओयू एसेट क्या निकल के आ रही है, जो कि ओनली देखो टोटल पेमेंट तो मेरी 14,94,000 की है जो मैं करूंगा, बट उसमें 11,94,000 वो पेमेंट है जो कि मैं सोलली एसेट की करूंगा, सोलली क्या है एसेट की करूंगा, राइट। तो 27 लाख रुपए क्या है मेरी फेयर वैल्यू है और 15 लाख रुपए क्या है मेरी वो है, तो लगभग मेरी जो आरओयू एसेट है वो इतनी निकल के आ जाएगी, आरओयू एसेट है वो मेरी इतनी निकल जाएगी 66,663,333। ठीक है, तो आरओयू एसेट तो मेरी मैंने क्या है निकाल ली, बिकॉज ये इट्स इज सोलली पर्टेनिंग टू बिल्डिंग। तो कैसे निकाली, अब मेरी क्या 11,94,000 मेरी सिर्फ वो वाली है, डिवाइड बाय 27 लाख रुपए मेरा क्या है टोटल फेयर वैल्यू इनटू 15 लाख रुपए मेरी कैरिंग अमाउंट है अभी करंट, तो मेरी निकल के आ जाएगी 66,53,333 आरओयू एसेट, राइट। तो आरओयू एसेट मेरी डेबिट हो गई, पता ही है। अब लीज लायबिलिटी तो देखो, लीज लायबिलिटी तो मेरी कितनी रहेगी 14,94,000 ही रहेगी क्योंकि उतनी मेरे को पेमेंट करनी है। ठीक है, राइट। अब 15 लाख में से अब देखो क्या है, बिल्डिंग ही मेरी कैरिंग अमाउंट, बिल्डिंग तो मेरे को राइट ऑफ करनी पड़ेगी, मैंने सेल करी है, और कैश मेरे पास कितने का है 30 लाख का, तो बैलेंस मेरा क्या चला गया गेन ऑन राइट, और मैंने ट्रांसफर क्या है करे हैं। अब देखो यार, मैं वही गेन रिकॉग्नाइज करूंगा क्योंकि मैंने राइट ट्रांसफर करा है बायर को, बायर लेसर को, मैं पूरे 15 लाख पे गेन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, जितना मैंने ट्रांसफर करा है मैं उतने में ही क्या रिकॉग्नाइज करूंगा। देखो 27 लाख रुपए की एसेट थी मेरी, ठीक है, फेयर वैल्यू थी, कैरिंग अमाउंट 15 लाख की थी, 11,94,000 मेरी क्या थी डिस्काउंटेड लीज पेमेंट थी। ठीक है, तो मतलब लगभग मेरे को गेन कितने का हुआ बिल्डिंग पे, बिल्डिंग की सेल पे लगभग देखो 27 लाख रुपए मेरी क्या थी वैल्यू थी, 27 लाख मतलब मैं 30 लाख की सेल करी है वैसे, बट 3 लाख रुपए मेरा वो है लोन है, तो 27 लाख ही मारूंगा, 27 लाख की सेल करी है मैंने और 15 लाख की मेरी थी, 12 लाख रुपए का गेन हुआ, बट 12 लाख रुपए में से जो गेन है वो मेरा 12 लाख रुपए का पूरा गेन नहीं हुआ,
जो मैंने राइट ट्रांसफर करा है मेरे को वो वाला गेन निकालना है इसमें, ठीक है। अब 12 लाख रुपए का जो मेरा गेन है वो कुछ तो इसमें क्या है, मेरा प्रोपोर्शन है जो कि मैं पेमेंट भी करूंगा उसको लेसी को, राइट लेसर को, सॉरी प्रोपोर्शन टोटल जो 11,90,000 में तो पेमेंट भी कर रहा हूँ यार, ये भी देखो ना तुम। तो 12 लाख जो होगा मेरा, जो 12 लाख का तो मेरा गेन आया है, 12 लाख का गेन किस पे आया है, 27 लाख पे, ठीक है। बट 11,94,000 मेरा क्या है, ठीक है। तो 11,94,000 जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ उनको, तो ये तो मतलब मेरा क्या हो गया, ये जो मैंने सेलर को पेमेंट कर रहा हूँ राइट टू यूज का, वो मेरी ये वाली पेमेंट निकल के आई है। बट रेस्ट मेरी क्या निकल के आएगा 12 लाख में से, रेस्ट मेरा ये निकल के आएगा ये वाला, राइट। मतलब 11,94,000 के अपार्ट जो मेरे को देखना है वो मेरा क्या है, वो स्पेसिफिकली मेरा गेन निकल के आएगा, राइट। तो वही गेन मैंने क्या है यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो वही ध्यान रखिएगा। फेयर वैल्यू दे दी 27 लाख, कह रहे हैं मोनोली 15 लाख, डिस्काउंटेड लीज पेमेंट दे दी फॉर द 20 ईयर एलोकेशन को 11,94,000 दे दी। गेन हुआ है बिल्डिंग की सेल पे 12 लाख रुपए का हुआ है। रिलेटिंग टू द राइट टू यूज द बिल्डिंग रिटेन्ड बाय सेलर जैसे कितना गया है 5,30,667 है। और जो राइट ट्रांसफर करे मैंने बायर लेसर को उसके रिलेटिंग कितना है मेरा 669,333। मतलब ये तो मेरा खुद ये मेरा एक्चुअल गेन आया निकल के। अब बायर लेसर को लेसी का तो हो गया, लेसर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, वही बिल्डिंग उसके पास आएगी, फिर उसने उसका फाइनेंशियल एसेट उसने मतलब बेसिकली क्या है ये लोन दिया है उसने, ठीक है 40,000 ईच का 20 पेमेंट्स होंगे ऐसे, और कैश तो 30 लाख रुपए क्या गया है, तो वो ऐसे रिकॉग्नाइज करेगा अपना। सो एट द कमेंसमेंट डेट बायर लेसर अकाउंट्स फॉर लीज बाय ट्रेडिंग 1,459,840 ऑफ द एनुअल पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपए एज लीज पेमेंट। 159,840 को मैं क्या मानूंगा, द लीज पेमेंट मानूंगा जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया रिलेटिंग टू द लीज, राइट। और बाकी 40,000 में कैसे मानूंगा, पेमेंट जो मैंने रिसीव करी है वो 3 लाख रुपए फाइनेंशियल एसेट की, और जो इंटरेस्ट रेवेन्यू मेरी निकल के आएगी दोनों मिला के वो 40,160 का है, राइट। ठीक है, ऐसे चलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट।